हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है सिविल कोड कलर के टेस्ट मेंस सॉल्यूशन में। आज हम लोग सेट नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन सेट का सॉल्यूशन करने से पहले आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। जो सिविल कोड आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के बीच में शेयर किया है। क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं पहले उसको शेयर कर लूँ जरा आप लोग के साथ, और उसके बाद मैं 15 नंबर सेट का सॉल्यूशन करूँगा। तो इन्होंने लिखा है कि कुछ बच्चे जो थे उन्होंने कंप्लेन किया था आंसर की के रिगार्डिंग। जब आंसर की आई थी, 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ और 23 दिसंबर को आंसर की आ गई थी सिविल कोड की। तो कुछ विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन राइज किया था कि सर क्वेश्चन का कुछ आंसर गलत है। तो आयोग ने भी अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन का जो है आंसर सुधारा है। सिविल कोड में मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन का और इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन का उन्होंने आंसर सुधारा है। जो भी विद्यार्थी है, जैसे आप एग्जामिनेशन हुआ 4 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में 4 तरह का पेपर, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो किन्हीं का ए होगा, बी शिफ्ट बी होगा, और सी होगा, और डी होगा। तो उन्होंने लिखा है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने किनको सुधारा है कि अगर सेट ए है आपका तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। सेट बी है आपका मॉर्निंग शिफ्ट में तो 72 नंबर का चेंज हुआ है। मॉर्निंग शिफ्ट में क्या है, सेट डी है तो 32 नंबर का, और सेट सी है तो 57 नंबर का। यानी मान लिया जाए कि यह एक ही पेपर है और किसी में ए है, किसी में बी कोडिंग है, किसी में सी है, किसी में डी है, तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग नंबरों में थे। तो ए में वह थे 87 नंबर पर, बी में थे 72 नंबर पर, सी में थे 57 नंबर पर, और डी में थे 58 नंबर पर, तो सॉरी 32 नंबर पर। तो उन्होंने कहा है कि जो भी आंसर बी और सी कंडक्ट किया था वो दोनों वैलिड मान लिए जाएंगे। बी और सी करेक्ट करने वाले उनको नंबर मिलेगा, बाकियों को नहीं, ठीक है। जो इनका ए होगा, डी होगा, उनको नंबर नहीं मिलेगा। तो यह जो था इन्फॉर्मेशन किसके लिए था, फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए। अब नीचे क्या है कि उन्होंने एक और आंसर को सुधारा है जो कि सेट नंबर बी से है। तो कह रहा है कि अगर आपका ए सीरीज मिला होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 40, बी सीरीज मिला होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 60, सी सीरीज मिला होगा तो क्वेश्चन नंबर 65, और डी सीरीज मिला होगा तो क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो मान लिया जाए कि इसमें भी क्या है, ABCD करके अलग अलग सीरीज में हुआ होगा। तो ए सीरीज में 40 नंबर क्वेश्चन, बी सीरीज में 60 नंबर क्वेश्चन, सी में 65, और डी में 5 नंबर क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे आंसर सी को क्या किया गया है, डी बना दिया गया, ठीक है। जो सी नहीं आंसर होगा क्या होगा, डी होगा। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन भी आपके सामने लाया हूँ, मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ किसका किसका आंसर चेंज हुआ है। देखिए, यह पहला शिफ्ट का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे यह एक ब्लड रिलेशन रीजनिंग का सवाल था कि इसमें मेंशन किया गया था कि जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और उसमें से जैसे 85 है, 87, 85, 86 और 87, एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से यह सवाल बना था। तो इसमें पूछा गया था 87 नंबर क्वेश्चन में कि एफ के कितने भांजे हैं। तो उन्होंने आयोग ने आंसर मांगना है, बी नंबर भी और सी नंबर भी माना है कि जिसका बी और सी दोनों मतलब में से किसी एक पर क्या है आंसर आपने दिया है तो दोनों आंसर वैलिड माने जाएंगे। तो यही वो सवाल थे, ठीक है। ये कह रहा है कि बी ए की माँ है, सी बी की बहन है, और एक बेटा है डी, और ए बेटी है ई, और एफ डी का मामा है। तो क्वेश्चन नंबर 87 पे जाके पेंच लड़ा हुआ था कि एफ के कितने भांजे हैं, तो आयोग ने बी और सी दोनों आंसर माना है। ये आपके पहला शिफ्ट का था। अब चलिए दूसरा शिफ्ट का देखते हैं। दूसरा शिफ्ट में एक मैथ का सवाल था कि जिसका आंसर वाकई में आ रहा था 8 दिन, ठीक है। आयोग ने आंसर पहले कंसिडर क्या किया था, 6 दिन किया था। जैसे काम जो है ना 2 दिन पहले जो हुआ था उसको कंसिडर नहीं किया गया था, तो आयोग ने बाद में जाके कंसिडर किया और 2 + 6 टोटल कितना दिन माना है, 8 डेज माना है। और यही सब सवाल अगर आपका सीरीज ए होगा तो सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 40, सीरीज बी होगा तो क्वेश्चन नंबर 60, सी होगा तो 65, और डी होगा तो 5। तो मात्र 2 क्वेश्चन का आंसर सुधारा गया है। सेट नंबर 1 में मॉर्निंग शिफ्ट में एक सवाल और इवनिंग शिफ्ट में एक सवाल, और बाकी जितने भी तरह के क्लेम किए गए थे विद्यार्थियों के द्वारा वो सारे के सारे जो आंसर की के लिए थे वो डिसमिस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। और इस बात से पता चलता है कि आपका रिजल्ट जो है अब बहुत जल्द ही आने वाला है। देखो, मैं खुद ऐसे नहीं कर सकता। बहुत सारे टीचरों ने क्या किया है, कटअप के नाम पर, रिजल्ट आने के नाम पर 20-20 वीडियो बना के अपना क्या कर रहे हैं, अपना चैनल का व्यू बटोर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी ऐसी आदत कभी रही नहीं। मैं तो अपना नाम भी नहीं बोलता कि मैं कौन सर हूँ, बस एक प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं अपना पढ़ा रहा हूँ, कोशिश नाम से, आप जानते हैं, करियर 365 के नाम से, जो आपकी पाठशाला के अंदर में क्या करती है, काम करती है।
मेरा सफलता के कारण ही अब मेरा आप नाम जानिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा मुझे बेहतर लगेगा, ठीक है। तो रिजल्ट कब आएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूरी है कि जब रिजल्ट अब आने में ज़्यादा देर की संभावना मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लेगा रिजल्ट आने में। तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कृपया आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करें। आप लोग के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है यह पटना का, क्योंकि यहाँ आप लोग को ऑफिस में बैठा के सामने कॉपी चेक की जाती है, क्या कमी रह गई क्या नहीं कमी रह गई वो सामने बताया जाता है, और अगले दिन आपको इम्प्लीमेंट करके लाने के लिए बोला जाता है। अगर आप 60 65 70 नंबर ला के खुश हैं कि हम घर बैठे कर लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ऐसे ही विद्यार्थी हैं जिनका पीटी में 79 82 मार्क्स है ना, वो आके प्रैक्टिस करते हैं। तो सोचिए कंपटीशन किस लेवल का हो चुका है। तो आप हाथ पे हाथ धरे ना बैठें, अपने आप को कोशिश करें क्या कि हम बेहतर करें। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आज के डेट में भाई संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष पाए कुछ नहीं मिलेगा, है ना। वो बोला जाता है कि युद्ध असली तो संघर्ष के दिनों में लड़ा जाता है, युद्ध वाले दिन तो सिर्फ परिणाम दिया जाता है कि मैं इस काबिल हूं। तो चलिए, आप समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, आपको जॉब की जरूरत है, आप इन चीजों को समझते होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे जॉब चाहिए, तो आप घरों से बाहर निकलिए, रूम से बाहर निकलिए, आके बच्चों के बीच में प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल पर हैं और हमें क्या गलतियां हो रही है, हमें क्या सुधारने की जरूरत है। पीटी था, पीटी में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मेंस और मेरिट में आपका एक एक नंबर आपका मायने रखेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। एज यूजुअल मैथ का सवाल है, सेट नंबर 15 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है कि एक निश्चित राशि जो है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। और वहीं साधारण ब्याज समान दर पर 15 वर्ष में यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह का सवाल पहले भी मैंने बताया है पहले वाला सेट में। तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि साधारण ब्याज में जब भी रहे तो एक फार्मूला लगा देना है कि n1 - 1 बटा n2 - 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाता है t1 बटा t2 हो जाता है, ठीक है। कितना आसान सा फार्मूला है। चाहे तो इसको हम x भी मान के बना सकते हैं, वो क्या होगा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से कहीं भी सही नहीं है। तो पहली बार में कितनी गुनी हो जा रही थी, 4 गुनी हो जा रही थी। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे कि 4 - 1, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरी बार कितनी गुनी होगी हमें पता नहीं, तो लिख देते हैं n2 - 1 लिख दे रहे हैं, बराबर पहली बार में कितना समय लग रहा था 5 वर्ष, और दूसरी वर्ष में बारे में कितना लग रहा था 15 वर्ष। अब जब इसको और हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 3 बटा n2 - 1 बराबर, ये तो मेरा कट जाएगा कितना से 3 से, तो 1 बटा 3 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा कि n2 - 1 बराबर 9, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 9 + 1 = 10। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा 10 नंबर होगा। वेयर इज 10 हियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए सवाल का कॉन्सेप्ट समझना है, सवाल बड़ी है छोटी है क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल ठीक रखता हूं ताकि आप एक ऐसा थोड़े है ना कि सिविल कोड का ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे स्पेशली, ये चीजें आपके आगे एग्जामिनेशन में काम दे देगा। और मैं स्टैंडर्ड इसलिए रखता हूं ताकि आप एग्जामिनेशन में बैठो और किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको टफ मिल गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नर्वसनेस का शिकार हो गया। वो चीजें आप यहीं से हैंडल करके जाएं, ठीक है। वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज चल रहा है, 11 से 15 सिविल कोर्ट क्लर्क का जो रीडर वाला एग्जाम था उसके पैटर्न पर था, और 16 से जो 20 होगा वो आपका 2016 में जो मेंस का हुआ था मैं उसको भी करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप हर एक प्रकार की चीजों से गुजर के जाएं तो आपको एग्जामिनेशन देने में कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दो आदमी हैं, अनुज हैं और अनूप हैं, अपनी अपनी कारों से एक ए स्थान से बी स्थान पर यात्रा करनी है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि डिस्टेंस है ए से किधर जाना है बी जाना है, और बड़े प्यार से धीरे धीरे देखिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सब चीज का एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छे तरीके से किया जाता है, खास करके भारतीय सर का क्लास और देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो कहता है कि दो लड़के हैं अनुज और अनूप, है ना, जो ए से बी तक उनकी यात्रा करनी है। अनुज जो है ना वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो मैं लिख लेता हूं अनुज का। अनुज जो है उसकी चाल कितना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई, और कहा जा रहा है कि कार से जाता है और प्रत्येक 10 मिनट पर 3 पड़ाव लेता है, तो 10 मिनट पर क्या करता है वो 3 पड़ाव लेता है, ठीक है।
तो 10 गुने 3 पड़ाव कर देंगे तो कितना देरी रुका वो टोटल 30 मिनट उन्होंने रुका। मैं लिख दे रहा हूं 10 मिनट का 3 पड़ाव। और कहता है कि जबकि अनूप जो है उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे अनूप हम लिख दे रहे हैं, अनूप की चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और प्रत्येक 15 मिनट पर वो 4 पड़ाव लेता है। तो यहाँ पे कर देंगे 15 गुने 4 मतलब 60 मिनट, यानी ये 1 घंटा के लिए रुकता है, ठीक है। जब आप कभी जर्नी जा रहे होते हैं तो बीच में क्या है, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक लस्सी जलजीरा जो भी मन करे पीने के लिए रुकते हैं ना, उसी प्रकार अनूप भी रुका। एक आदमी रुका 10 मिनट के लिए 3 बार, एक आदमी अनूप रुका 15 मिनट के लिए 4 बार, ठीक है। उसके बाद सवाल में आगे क्या दिया हुआ है कि यदि अनुज के साथ अनुज स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटा का टाइम लेता है, तो बताइए अनूप को बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो अनुज जो था ना उसको यहां से यहां आने में कितना घंटा का समय लगा, 8.5 घंटा का समय लगा, ठीक है। 8.5 यानी 8 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1 घंटा हो गया मेरा। तो आप जान रहे हैं कि अनुज कितना देर रुक गया था 30 मिनट। तो 30 मिनट तो चला नहीं होगा, टोटल वो डिस्टेंस जो चला होगा कितना कंटिन्यू 8 घंटा, 30 मिनट तो उसने रुकने में लगाया ना। तो यहां से हम दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल अनुज का कितना था 70 और टाइम वो कितना लिया बिना रुके 8, यानी डिस्टेंस मेरा कितना हो गया 560 किलोमीटर। यानी ए से बी के बीच में अगर डिस्टेंस पूछता तो निकाल सकते थे 560 किलोमीटर, ठीक है, मेरा निकल जाता। अब सवाल क्या कहा है कि अनूप जो है ना उसको कितना देर लगेगा वहां तक पहुंचने में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि टोटल टाइम जो अनूप है वो कितना लिया, तो 560 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, किसके लिए अनूप के लिए। तो जब दूरी कितना है मेरा 560 है और अनूप की चाल कितनी है 80 किलोमीटर है, तो ये मेरा कट जाएगा 8 7 56 है ना, और 7 घंटा इधर, 7 घंटा इधर लिया 7 आवर। और बीच में क्या था कि 60 मिनट के लिए वो चाय लस्सी पानी जलजीरा जो भी पी रहा था उसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा 1 आवर, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना घंटा लिया अनूप 8 घंटा लिया। तो यही तो आपका सवाल था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल बेसिक सा फार्मूला लगाना है दूरी का चाल का, कौन कितना देर रुक रहा है उसको घटाने का जोड़ने का। बस थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करने का प्रयास करिए ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अगला सवाल है, देखिए अब दिया है मैंने मिक्सर से। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को जैसे ही मिक्सर का क्वेश्चन देखेंगे उनको लगेगा कि हमसे बनेगा ही नहीं, है क्या क्वेश्चन में जो नहीं बनेगा। कह रहा कि एक जार में 2 तरल पदार्थ है। तो मान लिया जाए कि एक मैं जार ले लेता हूं, ठीक है, ये जार हो गया मेरा। तो जार में 2 प्रकार का है, ए भी है और बी भी है। तो मिश्रण किस अनुपात में है 6:7 में है, ठीक है। कहा जा रहा है कि जब 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, एक ऐसा और पॉट बना लेते हैं, ठीक है, ए हो गया और बी हो गया। तो यहां जो भी था -9 कर दे रहे हैं कि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। तो ये भी क्या रहेगा ए और बी का रेशियो सेम रहेगा। एक चीज जानिएगा कि किसी भी मिश्रण में से हम निकालते हैं 1 लीटर निकाले 2 लीटर निकालें तो उसका जो रेशियो है वो सेम रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। भले उसका जो आयतन कहिए या फिर उसमें जो क्वांटिटी कहिए वो घट जाएगा, लेकिन ए और बी का जो मतलब रेशियो है बिना निकालने से पहले और निकालने के बाद भी सेम रहेगा। लेकिन अब हुआ क्या है कि 9 लीटर बी में 9 लीटर जो है तरल बी जार में डाला जाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि 6:7 था 9 लीटर निकालने के बाद, इधर ए लिख दे रहा हूं इधर बी लिख दे रहा हूं, ठीक है। और बी जो है वो कितना लीटर डाला जाता है 9 लीटर, है ना। तो रेशियो कितना हो जाता है मेरा 3:5 हो जाता है। चीजें यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये पहले एक जार में मिश्रण था 6:7 में, फिर यहाँ से माइनस मैंने 9 किया, लेकिन क्या रहेगा मिश्रण का जो भले 9 लीटर क्वांटिटी मेरा घट गया लेकिन ए और बी का मिश्रण अभी भी सेम है। अब क्या हुआ कि नया आया कि 9 लीटर जो है ना वो बी हम डालेंगे, ठीक है। तो बिना डालने से पहले कितना था 6:7 रेशियो था, जब डाला तो कितना हो गया 3:5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है ना भाई, तुमने बी डाला है ना, ए तो नहीं ना डाला, तो ए तो मेरा रेशियो समान रहना चाहिए।
अगर ऊपर में 6 है तो मेरा नीचे भी 6 रहना चाहिए, तभी ना पता चलेगा कि भाई बी तुम कितना डाले थे 1 यूनिट का मान। तो ए तो हम लोगों ने बदला नहीं, बदला सिर्फ बी है, और बी कितना लीटर डाला है, 9 लीटर डाला है। तो भाई हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ना हम लोग बराबर कर लेंगे। तो ये 6 है तो इसको हमको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी यह जो मेरा रेशियो बना 6:10 बना, तब मेरा ये रेशियो क्या हो गया, 6 वाला बराबर हो गया, है ना भाई। मैंने तो सिर्फ बी डाला था तो ये मेरा समान रहना चाहिए, वो समान है। अब देखेंगे कि यहाँ 7 रेशियो से कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 3 रेशियो बढ़ा, और 3 रेशियो बढ़ा था तो कितना लीटर डाले थे, 9 लीटर डाले थे, यानी 3 यूनिट का मान कितना आया यहाँ पे, 9 लीटर आया। तो 1 यूनिट का मान हम लोग कितना निकाल सकते हैं, 1 यूनिट बराबर 3 लीटर आया। ठीक है, यहाँ से जो सवाल पूछेगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पूछ दिया कि टोटल मिश्रण कितना था। ठीक है, तो टोटल मिश्रण, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से चलेंगे तो 7 यूनिट और 6 यूनिट। ठीक है, 7 6 कितना होता है, 13 यूनिट, और 13 यूनिट में 3 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 39 यूनिट, और 9 लीटर हम लोग पहले निकाल लिए थे। ठीक है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा तब जाके कितना होगा, 48। ऐसा ना कि यहाँ भी 6:7, यहाँ भी 6:7, यहाँ से डायरेक्ट लेके अब 6 7 13 13 39 कर दिए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आपने जो 9 निकाला था ना उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर वहां पे आपको ऐड करने का मन नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए टोटल रेशियो कितना बन रहा है फाइनली, 6:10, तो 10 और 6 कितना हुआ, 16। यहाँ भी 16 में आप 3 से गुना करिएगा तो 48 मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल मिश्रण मेरा कितना है, 48 है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, शुरुआत में जार में जो इसका परसेंटेज था ए की मात्रा का 16% कितना था। चाहता सवाल तो ये भी पूछ सकता आपसे कि शुरुआती में जार की मात्रा में ए की जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, वो बता दीजिए। लेकिन सवाल को एक स्टेप मैंने और आगे बढ़ा दिया है कि ताकि आपको थोड़ा सा माइंड और ब्रॉड हो जाए, तो मैं इधर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो 48 लीटर था ना मेरा। ठीक है, तो 48 लीटर था, वो टोटल कितना यूनिट था मेरा, 6:7, तो टोटल 13 हो गया मेरा। ठीक है, इसमें ए कितना था, 6, तो 6 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, और 16.5% होता कितना है, 16.5% 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, जब मन करे निकाल लीजिएगा, नहीं तो बोलिए अभी निकाल के दिखा देते हैं। 16 3 48, 48 2 50, 50/3, परसेंटेज में है तो बट्टा 100 करना पड़ेगा, 2 से होगा तो 1 क्या होगा, 6 होगा। अब हम यहाँ 1/6 से गुना करेंगे, 16.5% ही तो पूछा है ना इसका, ये मेरा कटेगा, बचेगा लास्ट में कितना, 48/13। तो इसका जो सही आंसर होगा कितना होगा, 48/13 लीटर होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी तक के पास था, लेकिन यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया तो एक वर्ड लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक दुकानदार ने 85 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसका 40% 15% के हानि पर बेचा गया और पूरे लेन देन में उसको 20% का लाभ प्राप्त हुआ। तो बताइए कि उसे गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए था। अब ऐसे सवाल में क्या करना है, यहां भी परसेंटेज दिले है, यहां भी परसेंटेज दिले है, यहां भी परसेंटेज दिले है, तो वाकई में क्या हमें मतलब था कि 85 क्विंटल दिया है कि 100 क्विंटल दिया है कि 10 क्विंटल दिया है, ना जी ना, हमें मतलब ही नहीं था। अब देखो इसको करना कैसे है, कह रहा है कि इसका 40%, किसका 40%, 85 क्विंटल गेहूं का। तो आप अगर नहीं आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 85 क्विंटल का 40% निकालिएगा, फिर उसको 15% निकालिएगा, फिर टोटल का 20% लाभ में आइएगा, तब तक देर हो जाएगा भाई। एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं देना है, क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन एग्जामिनेशन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो 40% कितना होता है, पहले इधर देख लेते हैं फ्रैक्शन में वैल्यू, कि 40% बराबर होता है 40/100 यानी 2/5। ठीक है, चाहते तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हर एक प्रकार के लेवल का विद्यार्थी मेरा वीडियो देखता है, तो चीज़ों को और भी ज़्यादा आसान तरीके से कैसे आपके माइंड में फिट किया जाए, उन सब सारी चीज़ों का मैं ख्याल रखता हूँ। तो 2/5 हो गया, यानी टोटल मेरा क्वांटिटी मेरा कितना है, यह 85 जो है 5 है, और यह मैंने इसका 2 भाग जो है कितना बेचा, 15% के हानि पे। एक समीकरण बनाते हैं कि जब मेरा टोटल 5 यूनिट है तो 2 यूनिट के मैंने कितना किया, 15% के हानि पे बेच दिया। ठीक है, बचा मेरा कितना, 3 यूनिट, और ऐसा करते हैं कि 3 यूनिट को हम कंसीडर करते हैं क्या, कि इसको मैंने क्या किया, 1% के लाभ पे बेचा होगा।
ठीक है। और टोटल मेरा कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट को मैंने कितना बांटा है 20% के लाभ पे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं, यहाँ भी गुना का साइन और यहाँ का गुना का साइन। अब मेरा समीकरण इतना में ही फिट हो गया, ज्यादा जरूर जाना ही नहीं है। 40% 2/5। अब 40% निकाले, कहने का मतलब कि टोटल जो क्वांटिटी थी वो 5 यूनिट थी, इसका 2 यूनिट मैंने क्या किया 15% के हानि पे बेचा, तो 2 गुने -15% मैंने माइनस साइन लगा दिया हानि के लिए। 3 यूनिट है जो मैंने माना कि 1% के लाभ पर बेचा, और 5 यूनिट है जो पूरे हमको बेचने के क्रम में क्या हुआ लाभ हुआ। तो मान लीजिए कि इधर हानि हुआ था, तो इधर हम लाभ पे बेचेंगे तब ना मेरा टोटल में लाभ प्राप्त होगा। तो लास्ट में सवाल कर रहा है कि टोटल में कितना % का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो 2 गुने 15 कितना हो गया -30%। ठीक है, जोड़ कितना हो गया 3x%, इसकल टू कितना हो गया b पचे 100, 100%। ठीक है, अब यह माइनस वाला मेरा इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो उधर से आएगा 30, उधर से आएगा 100 में जुड़ेगा तो कितना होगा 130। अब x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 130 बटा क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ठीक है, और ये कितना होगा 40 या 120, 3 तियरी 9, तो ये मेरा कटेगा तो 43.1/3% आएगा। वेर इज 43, ये मेरा क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो एक व्यक्ति ने 20% चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, खपत में कितना प्रतिशत परिवर्तन का होगा वो पता लगाए। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। इकोनॉमिक्स में एक टर्म सिखाया जाता है कि ई बराबर एक्सपेंडिचर बराबर क्वांटिटी गुने प्राइस। ठीक है ना, उसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कहाँ मैथ में। तो ई बराबर क्यू बटा पी, तो हमें क्वांटिटी ने पूछ रहा है, तो क्वांटिटी हम निकालेंगे, तो क्वांटिटी के लिए क्या हो जाएगा ई बटा पी हो जाएगा। सीधे सीधे फार्मूला हम निकाल देते हैं। अब करना क्या है कि पहले किसमें वृद्धि हुआ है खर्च में, है ना एक्सपेंड किए, तो एक काम कर लेते हैं, एक ओल्ड बना लेते हैं, एक न्यू बना लेते हैं। 20% खर्च बढ़ा, तो 20% कितना होता है 1/5, यानी जो खर्चा 5 से चल रहा था वो खर्चा कितना होगा 6 से होगा। इनकम में प्राइस की कीमत में वृद्धि हुई पी में कितना से 40% से। ठीक है, तो 40% कितना होता है अभी तो बताए थे 2/5 होता है, 40% इक्वल टू 2/5। तो इसको क्या करना है 5 सब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है रेशियो को कन्वर्ट कर देना है। चाहे तो आप यहीं पे ऐसे उड़ा सकते हैं, और नहीं तो गुना करिएगा तो 5 से 35, 5 से 30, 7 रेशियो मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा कैसे कर दिए, तो लिख देते हैं भाई 5 6 है ना, यहाँ पे 5 7, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 35, और इधर कितना जाएगा मेरा 30, तो ये मेरा कट जाएगा ना 7 पचे 6 पचे, बाद घुमा फिरा के वही आया। अब पहले मेरा 7 था खपत, अब मेरा कितना खपत करने का 6 हो रहा है, तो कितना घटा 1 घटा, है ना। तो 1 यूनिट की लॉस हुई कितना पे 7 पे, तो 1/7 है ना। तो 1/7 को परसेंट में गुना कैसे करते हैं, ऐसे तो 14.2/7 होता है मेरे को पता है, लेकिन मैं बताते रहा हूँ। इधर 100 से गुना कर देंगे तो मेरा काट पीट के आएगा 14.2/7%। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल जो है मेरा कह रहा है कि टाइम एंड वर्क से है, और अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 6 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 9 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 1 मिनट, हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 6 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 9 पुरुष 4 महिलाएं समान कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात करना है कि 4 पुरुष 1 महिला कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वेशन बराबर करते हैं कि 6 गो पुरुष है और 5 गो महिला है। ठीक है, वो किसी काम को निपटा देते हैं कितना दिन में 5 दिन में। वेरी गुड।
आगे है कि जबकि 9 पुरुष है और 4 महिलाएं हैं, ठीक है, पी लिख दे रहे हैं और एम लिख दे रहे हैं, जो किसी कार्य को कितना दिन में निपटा सकते हैं, 4 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेशियो निकालना होगा, तभी पता चलेगा ना कि किसकी कितनी एफिशिएंसी है। तो जब गुना करेंगे तो 6 पचे 30 पी हो जाएगा, ठीक है, लिखते जा रहा हूं। फिर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 एम हो जाएगा, बराबर 9 चौका 36 पी हो जाएगा, जोड़ 4 चौका 16 एम हो जाएगा। ये पी पुरुष है, एम महिला है, ऐसे मेन और वुमेन लिखा जाता है। तो पी वाला को एक तरफ, एम वाला को एक तरफ कर देते हैं, तो इधर जाएगा 25 एम में से 16 एम जाएगा, डायरेक्टो लिख सकते थे 9 एम, और 36 पी में से 30 पी जाएगा, ठीक है। तो बचेगा मेरा इधर 9 एम इजकल टू 6 पी, ठीक है ना। अब पी रेशियो एम निकालना है, ठीक है। पी रेशियो एम निकालना है, कहने का मतलब क्या कि P का मान इधर है और M का मान इधर है, जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, P का मान हो गया 9 और M का वैल्यू कितना हो गया 6। तो जब ये कटेगा तो कितना से 3:2 में आ गया, यानी एक पुरुष जो है 3 यूनिट के बराबर है और एक महिला जो है कितना यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग काम निकाल सकते हैं कि टोटल काम है मेरा कितना, ठीक है। उसके बाद से जितनी पुरुष महिला का पूछेगा उसके एफिशिएंसी के अनुसार हम लोग बना देंगे। तो टोटल वर्क निकालते हैं तो 6P, तो 6 गुने कितना 3, P का एफिशिएंसी कितना था 3, प्लस 5M, तो 5 गुने कितना होगा 2, इधर से ऐसे करके गुना कर देना है। तो 36 कितना हो गया 18, जोड़ 10 और गुना कितना 5, यानी 28 गुना कितना हो गया 5 हो गया, कोई बात नहीं। और इसी को हमको निकालना है कितना महिला के साथ, 4 पुरुष और 1 महिला। तो 4 पुरुष की एफिशिएंसी कितना 3, तो 4 गुने 3 प्लस 1 महिला, तो 1 गुने 2, और कितना दिन होगा, दिन को हम लोग x मान लेते हैं। जब इधर कैलकुलेट करेंगे तो 4 तियारी 12 और 2 इंटू एक्स, यानी मेरा 14 गुने x होगा। अब यहाँ भी मल्टीपल का साइन, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ से काटेंगे मेरा 2 मरतबे कट देगा, x का वैल्यू कितना आएगा 10, यानी 10 दिन होगा। तो कहने का मतलब कि 4 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में निपटा सकता है, 10 दिन में। वेरी 10 इज द राइट आंसर। बात को समझें, सवाल में हम ये भी पूछ सकते थे कि टोटल काम कितना है, लेकिन इस प्रकार का सवाल ज्यादा ट्रेंड में है। आगे चलिए, यह जो 7 नंबर सवाल है ना वो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक सवाल मैथ में, एक सवाल रीजनिंग में आप लोग के लिए आज से रहा, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने इतने सीरियस एस्पिरेंट हैं जो इस सवाल को बनाते हैं और कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। बहुत लोगों का आता है, बाद में मैं रिप्लाई भी करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे कि नहीं कम से कम आप लोग क्या है सीरियस हैं। चलिए सवाल को अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि 18,000 रुपया की राशि जो है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना पर है, 10% पे है। तो तीसरे बरस के और चौथे बरस के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है। आप ट्री मेथड हो चाहे जोन मेथड हो उसे बना के इसका जवाब जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस से, अच्छा सवाल है, जितने भी मैंने सवाल सिलेक्ट किया है सब सारे के सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, कोई एक सवाल उलूल जुलूल बाहर नहीं, ठीक है, कि भौकाल बनाना है मुझे, ये सवाल दे दो बच्चा से बने ही नहीं। सवाल भी जेन्युइन है, स्टैंडर्ड भी ठीक है, बस मेहनत करना आपका काम है। कह रहा है कि एक आदमी की स्थिर पानी में गति जो है वो कितना है 18 किलोमीटर है, जबकि नदी चल रही है कितना, मान लो धारा की चाल जो है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसे वापस जाने में तथा वापस आने में कितना समय का टाइम लगता है, आधा घंटा का समय लगता है। तो दूरी कितनी है, कोई बात नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो दूरी हम d मान लेते हैं, दूरी क्या मान लिए d। स्थिर पानी में गति कितना है 18, नदी का कितना है 3.6। तो एक चीज हुआ कि जब हम नदी के दिशा में जाएंगे तो यह चाल मेरे साथ ऐड कर जाएगा, और जब हम नदी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो यह चाल क्या होगा मेरे से रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो मान लीजिए कि एक टाइम वो किसके साथ जा रहा होगा, नदी के साथ जा रहा होगा। तो 18 3 कितना हो गया 21 दशमलव कितना हो गया मेरा 6 किलोमीटर हो गया। फिर यही डिस्टेंस जो तय किया वो उसको आने में है ना, नदी के विपरीत आ रहा होगा।
तो 14 में से 3.6 जाएगा तो मेरा कितना होगा? 18 में से 15 3 14.4 होगा। 6 4 10, 4 3 7 1 8। और इसको टोटल समय कितना लगा मेरा? हाफ एन आवर लगा, 1/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा? 43.2 होगा। ये मेरा 2 से कटेगा, 2 से होगा 2D, और ये मेरा 3 से होगा तो कितना होगा? 3D, बराबर कितना होगा? 1/2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, आगे इसको प्रोसेस को बढ़ावेंगे तो ऊपर में मेरा कितना होगा? 5D होगा, नीचे मेरा कितना होगा? 43.2 होगा, बराबर कितना होगा? 1/2। अब इधर से मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 10D इक्वल टू 43.2। 43.2। जब एग्जैक्ट डी का वैल्यू निकालेंगे तो 43.2 में हमें फिर से 10 से भागा देना होगा, यानी जो डिस्टेंस था वो 4.32 किलोमीटर था। ठीक है, समझ में आया होगा? कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल का, बस आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहता है एग्जामिनर कि जब जा रहा है तो धारा ऐड कर रहे हैं कि नहीं, आ रहा है तो घटा रहे हैं कि नहीं, डिस्टेंस क्या मान के बना रहे हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि कोई संख्या है 58, 75, 79, 103 में से x घटा दिया जाता है तो परिणामी संख्या दिए गए क्रम के अनुपात में होती है। तो वैल्यू पूछा है कि x + 2 और 3x - 5। चाहते तो हम x का ही वैल्यू पूछ सकते थे, चलो भाई थोड़ा सा आगे, और उसके मध्यानुपाती पूछा है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग निकालते कैसे? देखिए, एक तो प्रोसेस हो गया कि 58 - x बटा 75 - x कर दीजिए। ठीक है, बराबर 79 - x बटा 103 - x कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इट इज लॉन्ग प्रोसेस मैन, है ना, जस्ट कम टू द न्यू। ऐसा करते हैं कि 58, ठीक है, 75, 79 और 103 को मैंने लिख दिया। इसको 1 2 3 और 4, 4 ऐसा क्रम बना मेरा। 58, 75, 79 और कितना हो गया? 103 हो गया। अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखना है। ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस देखना है। ठीक है ना, तो इसका बीच का डिफरेंस 17 है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 24 है। अगेन फिर इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, ये कितना है? 7 है, तो इसको यहां पे कंसीडर करेंगे 7x। ठीक है, x का वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 4 मुझे संख्या दिया हुआ है, 58, 75, 79, 103, मैंने 1 2 3 4 करके लिख दिया। ठीक है, पहले वाले को दूसरा से घटा के लिख दिया, तीसरे वाले को मैंने चौथा से घटा के लिख दिया, जो फिर फाइनल जो मेरा रेशियो बना 17:17:24, फिर उसमें मुझे कितना का डिफरेंस है वो लिखना पड़ा। अगर मान लीजिए यहाँ 17 है, यहाँ पे 18 है, तो डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाता मेरा, लेकिन यहाँ पे 7 का डिफरेंस हो तो कितना होगा? 7x होगा। अब इसे करना क्या है ना, कि 7x का मान निकालने, 7x के अनुसार हम चलेंगे। अब कैसे चलेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि 7x इक्वल टू, अब यह जो मेरा रेशियो है इसको हम लोग क्या करेंगे? पहला से गुना करेंगे, और ये 17 है मेरा, इसको किससे गुना करेंगे? तीसरा से गुना करेंगे। यही नियम है। ठीक है, ऑड वाला के साथ गुना करना है, राइट वाला को लेफ्ट वाला ऑड के साथ, और लेफ्ट वाला को राइट वाला ऑड के साथ। याद रखिएगा, कोई विद्यार्थी बोलेगा सर ऑड से काहे चलेंगे, हम सम संख्या से चलेंगे, है ना। बोले कोई बात नहीं, इवन से तुम चलो, लेकिन पहले राइट वाला को 2 से करोगे और लेफ्ट वाला से फिर 4 से करोगे। समझा पैटर्न को? या तो ऑड वाला को उठा लो, 1 और 3 को उठा लो, दाहिने वाला को बाएं के साथ, बाएं वाला को दाहिने के साथ गुना करके जो डिफरेंस आएगा, और जितना x के साथ होगा, यहाँ 7x के साथ है तो भागा दे लो। अब हम चलते हैं, पहला 58 है ना, तो ऑड वाला से ले लेते हैं। तो 58 है, तो 58 को हम 24 से गुना करेंगे, तो 58 गुने 24 माइनस अगला ऑड कौन है? 79, तो राइट वाला को लेफ्ट से गुना करेंगे, तो 79 गुने 17। जब इसका गुना कीजिएगा तो ये आएगा 1392। ठीक है, ये आएगा मेरा 1343। हम गुना कर चुके हैं, है ना, यहाँ गुना भाग करने में मुझे टाइम ना लगे। यही ये 7x का पैटर्न मेरा चलता आ रहा था। यहाँ पे इस 7x बराबर था, तो जब इसको घटाएंगे हम लोग तो 7x बराबर हो जाएगा मेरा 49। 7x बराबर क्या हो जाएगा? 49। तो x का वैल्यू मेरा कितना आया? 7। सवाल चाहते तो यहीं पे क्या कर देते हैं? स्वाहा।
लेकिन आगे कह रहा है कि x+2 और 3x-5 का क्या करिए, मध्यानुपाती निकालिए। तो मध्यानुपाती क्या निकलता है, √/AB। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि रूट में हम 7x का वैल्यू है 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 गुना 3x-5, तो कितना है 7 है मेरा यहाँ पे, तो 7 गुना 3 करेंगे तो 7 21, यहाँ पे 3 गुना 7 करेंगे तो 7 21, फिर उसमें से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 घटेगा तो 16, 21 में से 5 गया तो कितना बचा 16। अब देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, आप दो तरह से निकालिए। कोई विद्यार्थी बोलेगा नहीं सर रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 का 3 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा, मेरा आंसर 12 हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं डायरेक्ट हम गुना कर देंगे तो 16 में कितना होता है 144 से √144 कितना 12 का, तो आंसर इसका क्या होगा 12 होगा। इस तरह का सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 15 है और दो संख्याओं का योग तथा एलसीएम 795 है। ठीक है, संख्याओं के संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए जो संभव है। अच्छा मान लीजिए कि दो जो संख्या है, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है बी है, और इसका एलसीएम क्या होगा ए बी होगा, लेकिन कॉमन फैक्टर सब में रहेगा, यहां भी एच रहेगा, यहां भी एच रहेगा और यहां भी क्या रहेगा एच रहेगा। वह जो महत्तम समावर्तक होता है ना वो सभी में क्या रहता है मल्टीपल फैक्टर में रहता है। अब सवाल क्या कर रहा है, अच्छा एच का वैल्यू कितना है, यही एच जो है मेरा 15 के बराबर है। कह रहा कि दो संख्याओं का योग, तो जोड़ देते हैं भाई ए एच प्लस बी एच है ना, यही ना संख्या है मेरा, और एलसीएम उसका कितना है ए बी एच, और सबका वैल्यू कितना दिया हुआ 795 के बराबर। आप देख रहे होंगे कि एच इसमें भी, एच इसमें भी, एच इसमें भी, कोई तो मेरा एक कॉमन फैक्टर है जिसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने एच को बाहर निकाला तो बचा मेरा ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू मेरा कितना हो गया 795, और एच का वैल्यू कितना है मेरा 15, इसको ना हम यहीं पे लिख दे रहे हैं 15, तो 15 लिख दिए। अभी कटेगा, ये कटेगा मेरा 53 से, ठीक है काट के आया हूं। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि अगर इस प्रकार का समीकरण बच जाए ए प्लस बी और ए बी है ना, अलजेब्रा वगैरह में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, एक जोड़ दिया जाता है तो 1 प्लस क्या हो गया ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 53 में इधर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 53 में एक जोड़ दिए तो क्या हो गया 54, नहीं तो आपको ऐसे मन नहीं है तो ऐसे लिख लीजिए भाई 53 + 1, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिए। अब देखेंगे कि हम लोग एक इसको समीकरण कर सकते हैं 1 प्लस ए लिख सकते हैं ना, ठीक है, और अच्छा एक कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या किए हैं बी कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा 1 प्लस, इसमें तो एक से गुना करेंगे तो एक कॉमन ले ही सकते हैं, 1 प्लस ए है कोई संख्या में एक से गुना करेंगे वही संख्या रहेगा, तो मान लीजिए कि इसमें से हम एक कॉमन लेने तो एक का एक ही रहेगा, एक का ये रहेगा। यहाँ मैं बी कॉमन ले लिया तो बी जब यहाँ पर एक रहेगा मेरा तो यहाँ पे भी 1 प्लस क्या बचेगा ए ही बचेगा। यहाँ पे विद्यार्थियों को थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, बता दे रहे कि एक जोड़ा गया इधर भी, एक उधर भी जोड़ा गया, हम एक कॉमन फैक्टर ले लिए बाहर निकाल लिए, एक में हम हजारों से गुना करेंगे हजारे रहेगा तो 1 प्लस ए ही रहेगा मेरा। यहाँ पे बी कॉमन ले लिए तो बी मेरा जब ऑलरेडी बाहर चला गया तो 1 प्लस ए बचेगा और इधर मेरा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा समीकरण बनेगा कि 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी वो कितना होगा 54 के बराबर होगा। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे थोड़ा तो। अब इसी को हमें क्या करना है बताना है कि ऐसे कितने पेयर होगा जो 54 के बराबर होगा। तो 1 प्लस ए और 1 प्लस बी जब मल्टीपल फैक्टर में होगा तो कितना आएगा 54, तो हम एक लिख सकते हैं, एक को 54 से गुना करेंगे, ये मल्टीपल फैक्टर में है तो कितना आएगा 54 के बराबर आएगा। 2 गुने 7 27 करेंगे तो मेरा कितना होगा 54 के बराबर आएगा। 3 गुने 18 करेंगे तो मेरा क्या होगा 54 के बराबर आएगा, और 6 गुने 9 करेंगे तो भी क्या आएगा मेरा 54 के बराबर आएगा, आएगा ना। तो उस हिसाब से तो आंसर आपको लगना चाहिए कि 4 को हो जाना चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे आका इस वैल्यू को देखिए, तो यह जो वैल्यू है आपका 1 प्लस ए है ना, हमें संख्या का पूछा है कि संख्या का संभावित जोड़ा क्या होगा, तो इसमें से एक घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0,
इसमें से 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 53। तो 0 और 53 कभी हो ही नहीं सकता है, मल्टीपल 0 हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, यानी 27 में से 1 जाएगा तो 26, यह एक पेयर हो सकता है। 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 18 में से 1 जाएगा 17, मेरा एक पेयर हो सकता है। 6 में से 1 जाएगा 5 और 9 में से जाएगा 1 तो 8 बचेगा। अब 1 घटाएं कहां से, यहां देखो 1 प्लस ए इक्वल टू 2 है, ठीक है, 1 प्लस ए इक्वल टू 3 है, 1 प्लस ए इक्वल टू 6 है। उसी प्रकार 1 प्लस बी इक्वल टू क्या है, 54 है, 27 है, 18 है और 9 है। यहाँ पे एक पेयर कट क्यों गया, क्योंकि जब इसमें से एक मैं जब माइनस किया तो एक संख्या 0 आ गया, एक संख्या 53 आ गया। तो 0 किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो ये एलसीएम मेरा 795 पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, क्योंकि किसी भी टर्म में हम लोग 0 से गुना करते हैं तो टोटल संख्या वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसीलिए संभावित पेयर जो मेरा है 3 गो होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सवाल आप समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा ये वाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब रीजनिंग का 10 सवाल है। कहता है कि अलार्मिंग को 150 लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो अलार्मिंग ए का वैल्यू 1 होता है, एल 12 होता है, फिर ए 1 होता है, आर 18 होता है, एम मेरा कितना होता है 13 होता है, आई मेरा कितना होता है 9 होता है, एन मेरा 14 होता है और जी मेरा 7 होता है। जब टोटल को आप ऐड करिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू इसका आएगा 75, ठीक है। और 75 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 150 मेरा आ जाएगा, ठीक है। सवाल कम समय में इसलिए बना रहे हैं ना, कुछ पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं ताकि हमको यहाँ ऐसे नहीं करें बाकी मास्टर के साथ कि 12 1 13 13 1 14 इस तरह से समय क्या लॉस करना है। 20-25 क्वेश्चन को लोग 1.5 घंटा बनाता है, हमें तो अभी मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीके जीएस है और 5 कंप्यूटर का 5 फुल फॉर्म भी है, और चाहता हूँ कि क्या कम से कम समय में बने। तो यानी इसके वैल्यू को मल्टीपल से 2 से गुना कर दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार फ्लोटर है, तो फ्लोटर एफ का क्या होता है 6, एल का 12, ओ का कितना होगा 15, फिर 1 का क्या होगा 1 होगा, टी का कितना होगा 20 होगा, ई का कितना होगा 5 होगा, इसमें 4 छूट गया ना, और आर का कितना होगा 18 होगा। जब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 12 6 18, 18 18 36, 36 और 20 46, ठीक है, 46 और 20 66 और 1 67, तो 67 गुने 2 तो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 67 या ज्यादा हो रहा है, 12 6 18 18 18 36, अच्छा 36 और 20 56, हाँ हाँ 77 यहाँ पे होगा, तो 77 गुने 2 154 आएगा, 154 इज द राइट आंसर, है ना। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है कि ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति है, सी एफ की बहन है, ई के पति का भाई है, डी जो है ए का पिता और एफ का दादा है। समूह में 2 गो पिता है, 3 गो भाई है और 1 गो माँ है। तो बताना है कि हु इज मदर, मदर कौन है। कोई बात नहीं, पहले देखते हैं दादा कौन है। डी जो है दादा है, किसका एफ का, एफ का कोई बाप भी होगा। जो डी जो दादा है ए का पिता है, तो इसके नीचे आओ भाई ए और इसके नीचे एफ, तो ई प्लस कर दे रहे हैं, दादा है तो मर्द होगा, ई क्या होगा मर्द होगा, ठीक है। और सी जो है एफ की बहन है, तो इधर मेरा सी हो गया माइनस। कह रहा कि बी है ना जो ई के पति का भाई है, तो ये आया कहां से, यहां से आया होगा। मान लीजिए कि बी हम यहां रख देते हैं और ई को यहां रख देते हैं, ई मेरा क्या होगा निगेटिव हो गया, मतलब लेडीज हो गया। तो ए का शादी किससे हुआ होगा ई से, और बी हो गया जो ए के भाई हो गया, तो समीकरण मेरा फिट कर जाएगा। बी जो है ई के पति का भाई है, तो ई के पति का अगर ए है तो ए के पति भाई कौन हो गया बी हो गया। इस हिसाब से मेरा यही समीकरण बनेगा।
दो गो पिता हुआ ना जी, डी पिता हुआ, ए पिता हुआ, तीन गो भाई, बी एकर भाई, ए के, ए बी के भाई, इधर एफ भाई सी के, ठीक है, बहन है तो ये भाई होगा। तो इस हिसाब से पूछा क्या है कि मदर कौन होगी, तो माए तो एक ही गो है, कौन, ए और ई पति पत्नी, एक बाल बच्चा सी, और कौन एफ है, तो माँ जो कौन है ई है, ई इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि अजीत जो है ब्रिज का भाई है, तो हाँ, अजीत किसका भाई है, ब्रिज का। कहता है चरण अजीत के पिता है, तो कर लो, चरण बाबू पिता है किसके, अजीत के। दीप ईसा का भाई है और ईसा ब्रिज की पुत्री है। ईसा जो है ना बेटी है किसका, ब्रिज का, ठीक है, और दीप इसका भाई है, ठीक है। कहता है जिसका विवाह जीत से हुआ है, अच्छा ये मैरिड है ना ईसा, जिसका शादी किससे हुआ है, जीत से हुआ है। सवाल कैसे पूछा है कि दीप के दादा कौन है, अरे दीप के अगर बाप ब्रिज है और ब्रिज के भाई अजीत है तो दादा चरण है, चरने के दो बाल बच्चा अजीत और ब्रिज, लेकिन में ब्रिज के कौन है, दीप है लड़का, वेरी चरण। चलिए काली चरण। अगला सवाल स्क्रीन पे कहता है कि निम्न प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी प्रकार से संबंधित हो जो तीसरी से है। पहला और दूसरा किस प्रकार संबंध है, तीसरा किससे संबंधित है, यही ना। तो 372 जो है वो मेरा कितने संबंध है, 144 से। तो 285 जो है वो कितना से संबंधित है, कुछ नहीं किया मैन, 7 3 10 2 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। उसी प्रकार से 2 8 5, तो 8 2 10, 10 5 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 225। 225 मेरा कहाँ है, यहाँ है, 225 मेरा सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा फिर है नंबर सिस्टम से, नंबर मिसिंग नंबर से। 14 का संबंध है किससे, 85 से। 20 का संबंध है 121 से, तो 11 का संबंध कितना होगा, 14 छक 84 और उसमें एक जोड़ देंगे तो 85, तो 20 छः का 120 से उसमें एक जोड़ देंगे तो 121, तो 11 गुने 6 बराबर 66, 66 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67, तो डी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि 80 का जो संबंध किससे है, 730 से है, तो क्या ऐसा वर्ड होगा जिसका संबंध 344 से है। लिखिए ना, 80 लिखिए और 730 लिखिए, देखने से कुछ पता चल रहा है जी, पता चल रहा है कि अगर इसमें एक जोड़ देते तो मेरा स्क्वायर हो जाता किसका, 9 का। अगर इसमें से एक घटा देते हैं तो 729 हो जाता, 9 का क्यूब हो जाता, ठीक है। क्या यहाँ पे पॉसिबल है जी, पॉसिबल है। अगर 344 में से मैं एक घटाऊं तो 343, जो कि क्यूब है कितना का, 7 का, तो 7 स्क्वायर कितना होगा 49, और 49 में से क्या करना है, घटाना है ना, जोड़ना है 48, तो इधर मेरा जोड़ा हुआ है तो इधर घटाएंगे ना। अगर मेरा इधर क्यूब में ऑलरेडी 343 के जगह एक प्लस है, तो इसमें वाला स्क्वायर वाला में क्या कर देंगे, घटा देंगे -1, तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से जब क्यूब में इन्होंने एक प्लस कर दिया है तो इधर घटा दूंगा मैं 49 में से, तो यहाँ पर मेरा कितना होगा 48 होगा। वेर इज 48, 40 इज द राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि अर्जुन दक्षिणोमुख है, मतलब मुख करने का है दक्षिण की तरफ कैले, तो चलिए भाई डायरेक्शन का है तो बिना नॉर्थ साउथ के तो काम चलेगा नहीं, तो दक्षिण की तरफ मुंह के लिए नीचे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट राहुल सर इज बेस्ट, ठीक है। कहता है क्या कि वह पूरब की ओर 15 मीटर चला, मान ली सेंटर पर है 15 किलोमीटर इधर चला, 15 मीटर, किलोमीटर ने 15 मीटर। फिर कहता है वो 20 मीटर उत्तर की ओर गया, उत्तर ऊपर में है तो 20 मीटर यहाँ गया, फिर 15 मीटर पूरब की तरफ गया, इधर 15 मीटर फिर गया, फिर 20 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। क्या पूछ रहा है,
कि उसके और बिंदु बी के बीच में न्यूनतम दूरी क्या होगा। न्यूनतम दूरी तो यही होगा भाई, यहाँ 20 है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग गया ना, राइट एंगल वाला। एक कर्ण हो गया, ये भी कर्ण है, तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 400 प्लस 225 यानी 625। किसका है, रूट में करेंगे 625 मेरा, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जाने में इसको 25 मीटर। तो यही बतिया तो यहीं भी है, तो 25 है, हाँ लगा और लगेगा, तो 25 25 कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। वेर इज 50 मीटर, या इट इज द राइट आंसर मैन। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, हमने बोला था कि एक मैथ और एक रीजनिंग का सवाल विद्यार्थियों के लिए मैं छोड़ूंगा। देखते हैं ना कितने लोग मुझे प्यार करते हैं, कितने लोग मुझे देखते हैं, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा ना। यह जो सवाल है आपका रीजनिंग का, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। और एक चीज बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिएगा, बड़ी कोष्ठ है, मंझली कोष्ठ है और छोटी कोष्ठ है। जहाँ पे छोटी कोष्ठ बंद होगा फिर मंझली कोष्ठ है, तो थोड़ा सोच समझ के जवाब बनाइएगा, नहीं तो पहला बार में गलती भी हो सकता है। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। हाउ मच लव यू राहुल सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि 6 लड़कियां हैं DKMPRS एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। चलो भाई राउंड टेबल बनाया जाए। इतना तो नहीं है बन पाएगा मेरे से। कितने लोग हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6 लोग। अब जैसे जैसे बोलेगा उसको बैठाते जाएंगे। कह रहा एस जो है आर के बाएं तीसरे स्थान पे बैठी है। केंद्र की तरफ रहे तो अपना मान लीजिए बाना है ना, जब केंद्र के बाहर रहेगा ना तो उल्टा हो जाएगा। चलिए केंद्र है, आर यहाँ पे मान लेते हैं। एस कहाँ है, आर के बाएं तीसरे, 1 2 3, यहाँ पे एस हो गया। पी जो है आर के ठीक दाएं है? कहता है कि और डी के ठीक बाएं है, एक बाएं पी हो गया। एम आर के ठीक बाएं है, बचा है वो ऐसू बैठा देंगे हम। के एस के ठीक दाएं हैं और एम के ठीक बाएं हैं। सवाल में कुछ जान था, जन्मे नहीं था एकदम। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा आता है। सवाल करा कि डी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो डी कहाँ है, तो डी यहाँ है, अगर बाएं पी पी आर एम, एम बैठा है। इसका सही जवाब क्या होगा, एम। एम इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेलुलिज्म से है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कह रहा है कि सभी पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल क्या है, रबड़ है। ये रबड़ मान लेते हैं, रबड़। कहता है कि सभी कलम रबड़ है, यानी इसमें एक कलमों है, कलम रबड़ है। कह रहा है कि सभी रबड़ स्केल है, सभी रबड़ क्या है, स्केल है। कह रहा है कि सभी कलम स्केल है, हाजी भाई इसके अंदर हो ना तुम, है। सभी रबड़ पेंसिल है, सभी रबड़ पेंसिल है, कुछ होगा ना, और कुछ रबड़ कलम है। हाँ, 1 और 3, इधर। चलिए अगले सवाल। कंप्यूटर का 10 सवाल है। कह रहा है कि बेसिक, अच्छा इसका थोड़ा देख लीजिएगा क्या आएगा, ऐसे मैंने ऑप्शन नंबर डी किया है। बेसिक इनपुट आउटपुट है ना, BIOS का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, कहता है कहाँ संग्रहित होता है, सबसे बढ़िया सवाल है ना ये। ए होता है रोम पर, और रोम का मतलब क्या, कि रीड ओनली मेमोरी। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब पेरिफेरल डिवाइस किसको कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इधर इनपुट डिवाइस है ये, ठीक है, ये मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और कुछ ऐसे डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, यह वाला सवाल क्या था कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ स्टोर होता है, तो रोम पे होता है। रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी।
तो वहीं पे क्या होता है, ये चीज़ें स्टोर हो जाती है। बाकी फुल फॉर्म देख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ALU का अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और पेरिफेरल डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, पेरिफेरल डिवाइस हो गया। कहता है कि MS एक्सेल में एक पंक्ति का चयन करने के लिए, है ना, रो, ठीक है, MS एक्सेल क्या होता है, इस तरह से बना हुआ था फॉर्मेट, रो हो गया, कॉलम हो गया, ये मेरा क्या है, ये रो है, और ऊपर वाला क्या है, मेरा कॉलम है। तो कहता है कि किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो शिफ्ट के साथ अगर स्पेस दबाइएगा तो कोई रो जो है आपको क्या हो जाएगा, कंट्रोल चयन हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल के साथ अगर स्पेस दबाइएगा तो किसी कॉलम का चयन होगा। याद रखिएगा कि शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएं तो किसी रो का, और कंट्रोल के साथ S दबाएं तो किसका, किसी कॉलम का। अल्ट के साथ अगर स्पेस डाल दिए तो ओपन न्यू सिस्टम मेनू हो जाएगा, है ना, नया मेनू खुल जाएगा सिस्टम में। और D जो है कंट्रोल प्लस N कि क्रिएट अ न्यू ब्लैंक बुक, है ना, कंट्रोल प्लस N डाल दिए तो कोई नया ब्लैंक बुक जो खाली होगा वो खुल के आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब था किसका, रो के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस, अल्ट प्लस स्पेस क्या होता है, न्यू ओपन सिस्टम के लिए। कहता है कि कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है, यह किस प्रकार की कुंजियां हैं, यह किस प्रकार की कीज है। अभी तो हम लोग देख रहे थे किसके साथ स्पेस लगा दिए, किसके साथ क्या लगा दिए। तो यह जो है आपका मॉडिफायर है, कौन सी कुंजी है, मॉडिफायर है, ठीक है। आगे, हाँ जी, मेमोरी के उसके डाटा एक्सेस की गति को क्रम में व्यवस्थित करें कि इसमें से जो 4 मेमोरी दी हुई है, आपका HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, रैम है, कैश मेमोरी है और SSD है। तो सबकी इसमें सबसे फास्ट गति किसकी होती है, डू यू नो, आप जानते हैं, बता देते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा जो होती है गति वो कैश मेमोरी की होती है। उसके बाद जो गति होती है वो क्या होती है, रैम की गति होती है। उसके बाद SSD की, और सबसे जो कम गति होती है वो क्या होता है, HDD की होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव की। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, 3 में कैश मेमोरी, 2 में रैम, 4 में SSD और 1 में हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा कि बाइनरी संख्या 101011 का दशमलव मान क्या होगा, है ना, बाइनरी टू डेसिमल में चेंज किया जाता है। सवाल अगर पूछ दिया एग्जाम में तो क्या करिएगा, कैसे निकलता है बता दे रहा हूं कि 101011, ठीक है। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा, आप देखिएगा, बना दे रहे हैं कि 101011 को हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या है 1, और 2 के पावर 0 बराबर 1, और किसी के पावर 0, हाथी के पावर 0, लड्डू के गोपाल के पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या आया 1। यहाँ से मेरा चलेंगे तो 1, और धीरे धीरे पावर को बढ़ाएंगे, 2 के पावर 1, 1 गुना 2 बराबर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे मेरा 0 है तो 0 गुने 2 के पावर 2 होगा, तो 0 गुने कितना मेरा होगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे मेरा आएगा 1 गुने 2 के पावर 3, यानी 1 गुने 8 मेरा हुआ कितना 8 हो गया। यहाँ फिर मेरा 0 है तो 0 गुने 2 के पावर 4, है ना, 0 गुने 16 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। फिर 1 है मेरा तो 1 गुने क्या होगा 2 के पावर 5, यानी 1 गुने 32 बराबर क्या होगा मेरा 32। अभी टोटल वैल्यू को जोड़ देना है, और जो जोड़ के आएगा मेरा वही क्या होगा आंसर होगा। तो 32 8 40, 40 2 42, 42 1 43, ठीक है। 32 जो वैल्यू 0 हो गया उसको छोड़ देना है। 32 8 40 2 42 1 43, इसका क्या होगा 43 इज द राइट आंसर, ठीक है। कैसे हम लोग बाइनरी से डेसिमल निकाल लें, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि फायरवॉल के 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच रखा गया है ना, तो विभिन्न नेटवर्क के बीच नेटवर्क पर ट्रैफिक रखता है तो इसको क्या कहते हैं। कहता है कि 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में रखा गया फायरवॉल को, तो क्या कहते हैं उसको नेटवर्क फायरवॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट, कहता है एक कुकी, है ना, कंप्यूटर की भाषा में एक कुकीज होती है, तो कुकीज क्या करता है, कहता है कि कोई भी वेब यूजर होगा, जैसे मैं ही वेब यूजर हूं, और मेरी क्या क्या एक्टिविटी है वो क्या करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ऑप्शन नंबर A, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी, है ना, क्या आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, वो सब पता रखता है डिटेल।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में किस व्यू के साथ आप यह दे सकते हैं कि टेक्स्ट और ग्राफिक प्रिंटेड पेज में कैसे दिखेंगे। हाँ जी, आपको अगर डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं और आपको उसको प्रिंट करना है, लेकिन चाहते हैं उससे पहले कि मेरा प्रिंट में कैसा वो दिखेगा, तो आप उसके लिए कौन सा की का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट लेआउट पे जाइएगा ना, तो किस प्रकार का आपको पीडीएफ जो है वो बनेगा वो ऑलरेडी आप पहले देख सकते हैं। किसी प्रकार का गड़बड़ी होगा तो आप उसमें सुधार सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। कहता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने तथा इसके विपरीत करने के लिए इस्तेमाल करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। है ना, अब तो वाईफाई का जमाना आ गया ना। जब वाईफाई का जमाना नहीं था तो हम लोग एक चीज का इस्तेमाल करते थे, मोडेम। इसका इस्तेमाल करते थे, मोडेम का, जो क्या करता था, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता था और जरूरत पड़ने पर इसको रिवर्स भी करता था। तो ये अगला सवाल कंप्यूटर का आपका रहा। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में फुट नोट प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल अल्ट के साथ क्या करने का, एफ दबाने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी तक हम लोगों ने 10 मैथ देखा, 10 रीजनिंग देखा, 10 कंप्यूटर देखा, बस 2 सेशन और है आपका, 15 जीके जीएस का और 5 कंप्यूटर का फुल फॉर्म का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पेशेंसली आप लोग देखें, नौकरी की सवाल है यार, है ना। 4 घंटा क्रिकेट हम लोग खेल सकते हैं, 2 घंटे रोड पे घूम सकते हैं, 2 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते हैं क्या। हम तो पिछले क्लास में भी बोले थे कि एक सलेशन आपके माता पिता की उम्र बढ़ा देती है ना। तो पार्थ हम लोग रथ मोड़ते हैं किधर की ओर, जीके जीएस की ओर। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो भाग पूछा है, तो भाग मेरा क्या हो जाएगा, भाग नंबर 15। ठीक है, संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। तो 22 भाग में से जो 15वां नंबर भाग है वो किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और कह रहा है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, 15 जनवरी 1950 की गई थी। ठीक है, सॉरी 25 जनवरी, माफ कीजिएगा, 25 जनवरी 1950 की गई थी। इसी दिन राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद मेरा कितना होगा, आर्टिकल 324 होगा। कहता है कि 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 17 नवंबर 1875 को किया गया, मैडम एचपी ब्लावत्स्की द्वारा, कर्नल हेनरी स्टील के द्वारा। कहाँ पे किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया। लेकिन वर्तमान उस समय भारत में कहाँ पे इसको मुख्यालय बनाया गया, चेन्नई के निकट एक जगह है अडेयार, वहीं पे क्या थे, मुख्यालय बने थे। ठीक है, अगला सवाल, किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। एक ही व्यक्ति था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और पहला इंटरनेशनल शादी इसी के बेटी से किया था ना, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी, आज लोग ला रहे हैं रसिया से और फलना से, उसी समय ही ले आया था। कहता है कि किस संविधान संशोधन ने वस्तु को जीएसटी, है ना, जीएसटी कर को परिषद का एक मार्ग प्रशस्त किया था। तो 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक है, अब बोलिएगा 2016 का है बोल रहे हो, तो ये खनी आईवे किया था संविधान संशोधन, तो भले लागू कब से हो गया, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी क्या हो गया था, पूरे देश में लागू हो गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में काउंट किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन 2016 में विधेयक आया था, पारित और लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। और क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। कहता है कि भारत का पहला सफल कपड़ा मिल का स्थापना कहाँ किया गया था, 1854 में किया गया था, और उस कंपनी का नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ठीक है, पूछ देता है कि बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी जो है कहाँ में था, तो बॉम्बे में 1854 में इसकी स्थापना हुई थी, और सबसे पहले भारत का सफल कपड़ा मिल था। कहता कि पठानों के बीच अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार का जब गठन हुआ था तो लाल कुर्ती के नाम से फेमस था। ठीक है, और इनके जो मतलब अहिंसकवादी, हिंसा नहीं करना है, अहिंसक रूप से क्या करते थे, अपने संगठन को मतलब आंदोलन को जो लीड किए थे और जो इनकी स्थापना किए थे उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे कह रहा कि कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना, तो कन्नौज है कहाँ, यूपी में है ना। और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो काफी ज्यादा क्या है, समृद्ध है। तो यहाँ पे त्रिकोणीय श्रृंखला चलता रहता था, 3 टीमें जो है ना आपस में 2 टीमें के साथ मैच खेलती रहती थी। तो प्रतिहार था, पाल था, राष्ट्रकूट था।
सबको चाहिए था, का कन्नौज चाहिए था। तो लास्ट में जो जीतता है ना वो प्रतिहार जीतता है। कितने इसके वंशज आए गए और मर गए। अब पाल प्रतिहार लड़ा, ठीक है, तो मान लिया कि पाल हार गया, प्रतिहार बेचारा भी युद्ध करके थका है, तब तक राष्ट्रकूट आ गया कि ना ये मेरा है। तब फिर राष्ट्रकूट जीता, तो फिर पीछे से एनर्जी लेके ड्रिंक है ना, पाल बड़ी देर से सुस्तिया रहा था तो वो आ गया। ऐसे ही चलते 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 लास्ट में एक दिन प्रतिहार ही जीतता है। कहता है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा नया मंत्रालय का स्थापना किया था। तो MBT है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, मुगल सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन जमाने ने इसे सबसे ज्यादा बेवकूफ करार दिया। क्योंकि अगर जिंदगी में कहीं पे आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं लीजिएगा तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति लेकिन समय पर डिसीजन नहीं ले पाया सही, इसी के चलते बोलते हैं कि जल्दी से क्या करिए सेट प्रैक्टिस ज्वाइन करिए, नहीं तो आपका सब पढ़ा लिखा घर ही रह जाएगा। ठीक है, तो यह जो आदमी था बहुत विद्वान आदमी था, लेकिन सही समय पर डिसीजन ही नहीं ले पाया। हालांकि कृषि के लिए इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी दीवाने अमीर को ही। इसका जो 4 काम था ना, उसका मतलब बहुत आलोचना हुआ। दोआब कर में वृद्धि, दोआब किसको बोलते हैं, 2 नदियों के बीच की भूमि को। और जिस वक्त कर वृद्धि किया अकाल पड़ गया, कहां से कोई कर देगा। अरे भाई तुम जितना ही टैक्स रखता, 2 रुपया टैक्स रखता, तो 2 रुपया अकाल आ भी गया तो हम अपना पहले वाला पूंजी से दे सकते थे ना। आप रख दीजिएगा, दोआब कर में वृद्धि कर दिया 5%, तो हम कहां से देंगे। तो पहला क्या हो गया, इसका फेल हो गया। फिर बोला राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन कर रहा है आज के जमाने में ना जी, रेलगाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, जहाज है। ये यहाँ से गया राजधानी परिवर्तन, वहां क्या गर्मी के चलते वहां से फिर भागल भागल यहाँ आया, गया 1000 गो था लौटा 10 गो। ठीक है, ये भी कहानी खत्म। सांकेतिक मुद्रा, वो सोचा कि सोना चांदी की मुद्रा काहे ढालेंगे सोना चांदी की मुद्रा काहे ढालेंगे, महंगा महंगा चीज का पैसे ही है ना, पैसा को क्या करेंगे, नॉर्मल रखेंगे। उसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा कर दिया, घरे घरे लोग ढाल लिया, झोला झोला भर पैसा अपने हो गया एकरा। अजय जाए तो फिर देखा कि राज्य का इकोनॉमी क्या हो गया, करप्ट कर गया। खुरासन एवं कराचील का शासन, अब इतना हो कुछ होने के बाद पहले से वो क्या था, अभागा आदमी परेशान था ना, इधर इसको टैक्स मिला, कभी वहां जाए कभी यहाँ जाए, राजधानी में कहानी खत्म, पैसा का राज करप्ट हो गया था। खुरासन एवं कराचील का अभियान करने के लिए क्या किया, बहुत सारे सैनिकों को बुलाया कि चलो भाई सैनिक लोग सब चल आओ, अब क्या करना है, युद्ध लड़ना है। ठीक है, युद्ध लड़ना है तो भाई सैनिकों को चाहिए, उसका वेतन भी चाहिए, उसका खान पान चाहिए, उसका शस्त्र चाहिए, सब चीज की व्यवस्था किया। जब खुरासन चला गया तो वहां पे क्या किया, वहां के आदमी राजा को हटा के छोटा को बच्चा को बना दिया। अब इसमें हथियार चलाएगा, अब फिर इसके सैनिक को कहाँ से तुम पैसा दोगे। तो यही सब इसका लाइफ में घटना था, जिसके चलते क्या किया, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद भी इसकी आलोचना हुई, तो कभी सही से डिसीजन ले ही नहीं पाया। हम लोग भी वही हैं, अगर समय और समझदारी दोनों एक साथ आ जाए ना तो इंसान बड़ा ऊपर चला जाता है। 90% लोगों को समझाने वाला नहीं है आज के डेट में कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, है ना, पैर खींचने वाले ज्यादा है, समझाने वाले लोग कम है। तो 90% लोगों को नसीब में है ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, समझाने वाला भी कोई हो। अब पता नहीं इतना रुपया पैसा वाला था, कहा ना वो बढ़िया प्रधानमंत्री रख लिया था। कहता है कि जातीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की है। तो अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने गए थे कहाँ, साउथ अफ्रीका में। इनके साथ तो घटना घटवे किया है ना कि ट्रेन से इनको बाहर फेंक दिया गया, बहुत तरह की घटनाएं घटी। तो नेटाल में गए थे ना, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, वहां जा गया है, तो वहां पर उन्होंने एक मठ का स्थापना किया, नेटाल कांग्रेस के है ना, तो वही 1894 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हित को बढ़ावा देने का उल्लेख करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के नाम से जानते हैं, जो 36 से लेके कहां तक है, 51 तक। और ये क्या है, इसको हम लोग न्यायालय में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, अपरिवर्तनीय योग है। और इसमें साफ लिख दिया गया है आर्टिकल 46 के तहत कि ये सब जाति जो है उसको क्या करने का, शैक्षिक रूप से बढ़ावा देने का। कौन सा टाइगर लीजन तथा फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, कब 1939 से लेकर 1945 तक चला था, इसी बीच हमारे सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्या थे, विदेशी में थे, कभी जर्मनी में थे, कभी और भी बाहर रहे, बर्मा वगैरह गए, रंगून होते, फिर वो वापस आए और तरह तरह के वो क्या कर रहे थे, संगठन का
मतलब बना रहे थे ताकि क्या करें, देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ें। तो उन्होंने एक और स्थापना किया था, टाइगर लीजन, चाहे फ्री इंडिया लीजन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि ब्रह्मांड की स्थिर अवधारणा का विचार किस वैज्ञानिक ने दिया? फ्रेड हॉयल। ठीक है, फ्रेड हॉयल ने दिया था इसका। महाद्वीपीय विस्थापन मैंने बताया, बिग बैंग थ्योरी बताया, है ना, स्थिर की अवधारणा का मैंने बताया। स्थिर का कहना है कि मतलब कि ना जैसे है वैसे ही था। बिग बैंग थ्योरी का कहने का क्या था कि एक छोटे कण में इतना विस्फोट हुआ कि क्या पूरा पूरा एक्सपेंड करता चला गया, है ना। महाद्वीपीय विस्थापन में क्या था कि महाद्वीप विस्थापित कर रहा, पहले यहाँ टेथी सागर था, बीच में ऐसे प्रेशर पड़ा, पर्वत वगैरह निकला। तो बहुत तरह तरह की तमाम चीजें हैं, है ना। आगे बढ़िए, कह संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2, है ना, 22 भाग में 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। लेकिन अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 5 से कितना होगा? 11। 5 से जो 11 है मेरा किससे है? नागरिकता से संबंधित है। कहता है कि 2025 में बिहार के गणतंत्र दिवस की झांकी का मुख्य विषय क्या था? हाँ जी, बिहार के एग्जाम दे रहे हो तो बिहार के बारे में कम से कम नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना। तो ये इसका जो अथी था, थीम था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। कहता है हाल ही में कॉमन कैट स्नेक, ठीक है, हाल ही में कॉमन कैट स्नेक, है ना, बोइगा ट्राइगोनाटा, है ना, नाम दिया गया है, वो कहाँ पे खोजा गया? तो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण, बेतिया। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और भी सारे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बेतिया में क्या किया गया था? कॉमन कैट स्नेक पाया गया। ठीक है, अब जो है इस सेशन का सबसे मतलब कहिए कि हम लोग 5 चीज करते हैं, 10 कंप्यूटर, 10 रीजनिंग, 10 मैथ, 15 जीके जीएस, और उसके बाद कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है ना। और उसके बाद भारती सर की क्लास होती है, किसकी? डिस्क्रिप्टिव की। तो इन 5 में से लास्ट सेशन है। ठीक है कहा जा रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ एसएड एसडी, है ना, इसका मतलब क्या होता है? सब SASD, है ना, कुछ मिसिंग है क्या? नहीं, ठीक तो है। सब क्विंटल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, RABMN, रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, और CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, यह 5 था, मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं। CDMA, है ना, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, RABMN, रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और SSD है। ठीक है, तो ये आपका रहा, आगे आपकी भारती सर की क्लास होगी। ठीक है, और अच्छा लगा आप लोग कंटिन्यू जुड़े हैं, इसका रिजल्टेंट आपको जरूर मिलेगा, है ना। नोटिफिकेशन आ चुका है आंसर की में इम्प्लीमेंट का, तो आप सीरियस हो जाइए थोड़ा, ताकि आपको और आगे चीज़ों को एवेलुएट करने में ज़्यादा आसान हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, आज बिहार सिविल कोड टेस्ट नंबर 15 का डिस्कशन लेकर आए हुए हैं। इसकी बात करेंगे सबसे पहले, है ना। इसमें बच्चे बहुत सारे टेस्ट का डिस्कशन आप लोग देख चुके हैं, है ना। आज वाले में क्या खास है कि हम लोग एक करके देखते चलेंगे। आज का टॉपिक क्या है? बड़ा ही खास टॉपिक है, बहुत ही आए दिन जो हो रही हैं बातें के ऊपर बातें होंगी। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता आ रहा है, बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं के लिए भी, और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो ऑनलाइन लिख करके जो भेज रहे हैं उनके लिए भी। बहुत लोग का कमेंट भी ऐसा है, और लोगों ने फोन किया कि सर कंटेंट दिमाग में है, पेज पे हम लिख नहीं पा रहे हैं, है ना, बात ही नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, इवन देन ही इज नॉट एबल टू स्टार्ट, इज नॉट एबल टू बिगिन। हम लोग आज बात करेंगे उसके ऊपर भी, जैसे लास्ट सेशन जो हुआ है उसमें भी हमने ये बातें की है कि आखिर शुरुआत करें तो कैसे करें, बिगनिंग कैसे हो, उसके ऊपर, है ना। तो आज का टॉपिक है बच्चे, क्या है? हाँ, डिस्क्रिप्टिव में आज का टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी ऑफ विमेन। सेफ्टी ऑफ विमेन से क्या समझते हैं? पहली बात तो एंड सेकेंड टॉपिक इज सेक्सुअल हरासमेंट।
दोनों एक ऐसी चीजें हैं बच्चे जो आज के डेट में हमारे सोसाइटी में हो रही हैं, हर जगह घटनाएं घट रही हैं। तो उसी के ऊपर बात करेंगे, सेफ्टी ऑफ वुमेन। बात करने को तो हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन उसको एक सीक्वेंस वे में, एक अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाए, इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना। तो शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? हम लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक, सेफ्टी ऑफ वुमेन। क्या किया हमने इसमें? जैसे कल ही मैंने बताया था कि आप जो समझते हैं उसके बारे में पहला 1 से 2 सेंटेंस उसके बारे में लिख डालिए। हमने क्या कहा? द सेफ्टी ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट नीड्स अटेंशन इन एवरी सोसाइटी। ये एक ऐसा इशू है कि हर सोसाइटी में इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ना। विमेन डिजर्व टू लिव विदाउट फियर। विमेन क्या डिजर्व करती हैं? कि वो भी जिए बिना डर के, फियर ऑफ वायलेंस, हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन। पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा कि हर एक सोसाइटी में विमेन सेफ्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? विमेन क्यों करती हैं कि वो भी अपनी लाइफ को जिए बिना इस बात के डरे कि उनके साथ हिंसा हो सकती है, उनको हैरेस किया जा सकता है या उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने 2 सेंटेंस में इसका इंट्रो हमने कंप्लीट किया है। चलिए, उसके बाद है पॉइंट्स है बच्चे। यहाँ मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे राइटिंग, कहीं से कोई मार्क्स आपको डिडक्ट नहीं करने वाला है। इतने में अगर आपने लिख दिया ना और 150 वर्ड्स में है और इतने में आपने लिख दिया तो 5 आउट ऑफ 5 आपको मिलना है और ये तय है। अगर किसी ने लिखा, अगर किसी ने ये लिखा है, अगर एग्जैक्ट लिख दिया किसी ने याद करके रट्टा मार के, अगर किसी ने मगअप कर लिया, मगअप करना का क्या मतलब? मगअप, मगअप करना का मतलब होता है रट जाना, है ना, रट जाना। अगर किसी ने रट्टा भी मार लिया, रट भी लिया और जाकर लिख भी दिया तो आपको पूरे स्कोर होने, कोई आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं करने वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और तभी कट होगा जब वो सामने वाला सोच कर बैठेगा कि नहीं मुझे तो इसके मार्क्स कुछ तो काटने ही है, तभी वो काट सकता है। बाकी बहुत बेहतर सा कंटेंट है। चलिए, पहला इंट्रो हमारा हो गया बच्चे। कुछ जो की पॉइंट्स हैं, कुछ जो मुख्य बातें हैं उसके ऊपर क्या है। पहला है स्ट्रॉन्ग लॉज एंड इन्फोर्समेंट। सेफ्टी के लिए क्या किया जा सकता है? एक स्ट्रिक्ट लॉ, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है और उसको अमल में लाने की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट शुड क्रिएट एंड इन्फोर्स लॉज दैट प्रोटेक्ट women फ्रॉम वायलेंस एंड हरासमेंट। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उनको एक क्रिएट करना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए और इनको फोर्स करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए जो प्रोटेक्ट कर सके तो वायलेंस से और हरासमेंट से, है ना। के बाद क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स कैन एक्ट एज अ डेटरेंट। कहना यह है कि एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी लाया जाए से जो ऑफेंड कर रहे हैं, तो किसी को अगर विमेन सेफ्टी में जो बाधा बन रहे हैं, जो विमेन के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, करने की सोच भी रहे हैं, उनको एक करारा जवाब दिया जा सके। सेकंड पॉइंट क्या है? एजुकेशन एंड अवेयरनेस। लोगों के बीच में ये अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है, बिल्कुल स्कूल लेवल से ही। स्कूल्स एंड कम्युनिटीज टू टीच रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड कंसेंट। स्कूल और कम्युनिटीज क्या है? स्कूल लेवल से ही, कम्युनिटीज का मतलब जो हम लोग रह रहे हैं, किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? लोगों को सिखाना चाहिए, रिस्पेक्ट दीजिए, किसी चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बराबर समझिए एंड कंसेंट, है ना, अच्छे भाव रखने चाहिए। एजुकेशन कैन हेल्प प्रिवेंट हार्मफुल बिहेवियर्स एंड प्रमोट पॉजिटिव एटीट्यूड्स। एजुकेशन से क्या होगा? उनके अंदर, लोगों के अंदर क्या होगा कि पॉजिटिव बिहेवियर आएगा, तो लोगों के साथ सही भावना रखेंगे, सही रखेंगे, है ना, सही एटीट्यूड रखेंगे। थर्ड वन इज सपोर्ट सिस्टम्स। विमेन शुड हैव एक्सेस टू हेल्पलाइंस। मान लीजिए कि सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद अगर किसी विमेन के साथ कुछ होता है, कुछ आपकी घटना होती है, वो क्या करेंगी? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती है, ठीक है, तो ये एक्सेस होना चाहिए टू हेल्पलाइंस, शेल्टर्स एंड काउंसलिंग सर्विसेज
फॉर इमीडिएट हेल्प व्हेन नीडेड। जब भी उनको जरूरत हो जल्दी से उनको किसी हेल्पलाइन नंबर का एक्सेस मिलना चाहिए या कहीं शेल्टर मिलना चाहिए, कहीं मतलब एक छत मिल जाना चाहिए जहाँ उनको हेल्प हो सके, और के लिए काउंसलिंग सर्विसेज भी अवेलेबल करानी चाहिए। These resources can provide safety and support during difficult time। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो साधन है, ये क्या कर सकता है? ये क्या कर सकता है? These resources can provide safety। अगर किसी के पास मान लिया जाए कि कोई एक ऑफेंडर है, उसने सोचा कि मैं किसी के साथ बदतमीजी कर सकता हूं या किसी को ऑफेंड कर सकता हूं, और अगर उसे ये मालूम होगा कि वो या तो कैमरे के नजर में है, एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि हो सकता है वो पुलिस को कॉल कर दे और पुलिस इसी अगर अवेलेबल हो जाए, ये डर होनी बहुत जरूरी है। के अंदर अगर मान लिया जाए उसने अगर कंप्लेन कर दिया किसी एक नंबर पे, कोई एक हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट के द्वारा एक जारी कर दिया गया है कि जैसे अभी कहीं भी कुछ हो रहा है तो आजकल अपने यहाँ क्या है 112 112 पे कॉल किया जाता है, तो वैसे ही अगर कोई एक ऐसा एक स्पेशल एक नंबर दे दिया जाए सिर्फ विमेन के लिए हो, तो हर किसी के अंदर ये डर आ जाएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। तो ये रिसोर्सेज, इतने जो साधन हैं, वो क्या करेगा? उनको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा एंड सपोर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। जब भी उनको कभी भी उनको एक डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा तो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए बच्चे, बढ़िया। 4th पॉइंट क्या है? कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरीवन इन द कम्युनिटी इंक्लूडिंग फैमिलीज एंड एम्प्लॉयर्स मस्ट वर्क टुगेदर टू इंश्योर वुमेन्स सेफ्टी। जो भी लोग कम्युनिटी में जी रहे हैं, तो आपके आसपास, कम्युनिटी का मतलब क्या? चाहे वो आपके घर के हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आप जहां कहीं काम कर रहे हो वहां हो, सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनको एक इंश्योर करना चाहिए आप बिल्कुल हमारे साथ हैं तो सेफ हैं। आप अगर हमारे साथ हैं तो बिल्कुल सेफ हैं, और अगर कोई अगर ये सोच रहा है कि नहीं मैं उसके ऊपर डोमिनेंट रहूंगा, तो बाकी लोगों को उनका अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए और ये बताना चाहिए कि नहीं, ये भी हमारे बराबर है, इसे न तुम हरास कर सकते, ना ही इसे कुछ बैड वर्ड्स कुछ इस्तेमाल कर सकते, नहीं कर सकते। तभी एक वुमेन सेफ्टी दिया जा सकता है, वुमेन को सेफ्टी दिया जा सकता है। ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। रेस्पेक्टिंग वुमेन्स राइट्स एंड प्रोवाइडिंग अ सेफ इन्वायरमेंट इज एवरीवन्स ड्यूटी। वही कहा हमने कि हर किसी की ड्यूटी है कि उनको सेफ फील कराया जाए, और अगर कोई किसी कारणवश से अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो ये उनके अंदर लाने की जरूरत है और बाकी लोगों को मिलकर उन्हें दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, चलिए। 5th पॉइंट है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब विमेन एम्पावरमेंट तो हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं, वही बात है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट से क्या होगा? देखिए, विमेन शुड बी एम्पावर्ड विथ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। विमेन एम्पावर कैसे हो सकती? जब उनको नॉलेज दिया जाए, एडुकेट किया जाए एंड उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स एंड नो देयर राइट्स। अगर उनको ये नॉलेज दे दिया गया, सारा कुछ बता दिया गया, हर चीज के बारे में अगर नॉलेज दे दिया गया, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर दिया गया, कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर दिया गया कि तुम किसी भी समय किसी के सामने खड़े होकर बोल सकते खुद के लिए, है ना। एंड नो देयर राइट्स, और अपने राइट्स के बारे में बता दिया जाए तो वो बिल्कुल अपने आप में क्या हो जाएंगे? कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और वो डरेंगे ही नहीं। और जब किसी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो किसी से डरता नहीं है। जब डरता नहीं है तो उसके साथ ना वायलेंस हो पाता है ठीक से, ना ही कुछ और हो पाता है, ना ही कोई उसे हरास कर सकता। सबसे जरूरी है कि उनको एडुकेट करना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना, इंस्टॉल करना नहीं, इंस्टिल करना। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है, वो इंस्टिल होता है। इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन समबडी, इंस्टिल गुड वैल्यूज इन समबडी, इंस्टिल फियर इन समबडी। में अच्छे संस्कार डालना, गुड वैल्यूज, में डर पैदा करना, इंस्टिल फियर इन समबडी, है ना। दिस हेल्प्स रिड्यूस वल्नरेबिलिटी हार्म, ये इनको कम करता है। ठीक है, कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे कि इंश्योरिंग वुमेन्स सेफ्टी रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट्स फ्रॉम सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज, है ना। ये कर दिया। विमेन को सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, विमेन के लिए सेफ्टी इंश्योर करने के लिए किसको किसको कलेक्टिव एफर्ट लगाने की जरूरत है?
सोसाइटी को, गवर्नमेंट को एंड कम्युनिटीज को। ये सब मिलकर, ये सारे लोग मिल करके अगर कलेक्टिव एफर्ट लगाएं तो विमेन को सेफ रखा जा सकता है, सेफ्टी बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा सकती है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। आप बिल्कुल ये देख सकते हैं, है ना। तो 2 से 3 बार पढ़ा कीजिए, 2 बार 3 बार पढ़ा कीजिए। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो उसको रिपीट करके आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो पूरा पीडीएफ है, ये है तो पीपीटी, पावर पॉइंट है ये, इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको टेलीग्राम पे दिया जा रहा है हर किसी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे अपना। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा इधर हो गया है, हाँ। ये जो टॉपिक है बच्चे, सेक्सुअल हरासमेंट, आज का अपना एक और टॉपिक है। आज का ये टॉपिक है सेक्सुअल हरासमेंट। अभी हमने कुछ देर पहले किया विमेन सेफ्टी। विमेन सेफ्टी के दौरान हरासमेंट भी एक वर्ड आया था ना, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट। अब सेक्सुअल हरासमेंट से आप क्या समझते हैं? सेक्सुअल हरासमेंट से क्या समझते हैं? दिमाग में कुछ आती है बातें? ऐसा हरासमेंट जो विमेन के साथ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ज्यादातर ये देखा गया है अपने कंट्री में कि फीमेल के साथ ये घटनाएं ज्यादा होती रही हैं, ठीक है। इससे लोग का ध्यान सीधा उसी पे चला जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट इट मींस कि विक्टिम कौन है, तो विमेन है। ऐसा नहीं है। चलिए बात करते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट इज अ सीरियस इशू दैट अफेक्ट्स मेनी पीपल स्पेशली विमेन, है ना। खास तौर पे किसको? इन विमेन। इन कहाँ कहाँ क्या आता है? वर्क प्लेसेस, स्कूल्स, पब्लिक स्पेसेस। ऐसा ऑफेंस है जो बहुत ही एक सीरियस इशू है, खासकर किन के? विमेन के प्रति। कहाँ कहाँ क्या आता है? हरासमेंट, हरास कहाँ किया जा सकता है? जहां वो काम करती हैं तो में या पब्लिक स्पेसेस में। तो एक पब्लिक प्लेस है वहां, तो उस स्पेस को कहा जाता है। Foods, unwanted sexual advances, comments, or behaviors that make the victim feel uncomfortable, unsafe, or threatened. इसके तहत क्या आता है बच्चे? इसके तहत कुछ के प्रति कुछ कमेंट्स, कटाक्ष जो करते हैं आप, है ना, कुछ सेक्सुअल एडवांसेस, कुछ इस तरह के इशारे आप करते हैं, ईव टीजिंग भी तो बोलते हैं। ऐसे बिहेवियर जिससे सामने वाले को ये लगे कि वो अनकंफर्टेबल है, वो बिल्कुल अनसेफ फील करे, और वो एक भयभीत तरीके से लगे कि वो थ्रेटेंड उसको किया गया है, उसको धमकाया गया है। अगर इस तरह का बात आ रहा है ना, अगर इस तरह की बातें आ रही हैं, तभी कहा जाता है कि के साथ सेक्स हरासमेंट हुआ है, हरास किया गया। सेक्सुअली हरास का क्या मतलब? आपके जेंडर बेस पे आपको कुछ ना कुछ बोल दिया गया, तो आपको वो हरास किया गया, वही कहलाता है सेक्सुअल हरासमेंट। इट कैन बी फिजिकल, ये फिजिकली हो सकता है, किसी को कोई टच कर दे रहा है ना, तो ये फिजिकली हो सकता है। वर्बल हो सकता है, आप रास्ते चलते बहुत लोगों को आप सुनेंगे रास्तों में, स्ट्रीट्स पे, कहीं किसी पब्लिक प्लेसेस पे, कुछ ऐसे जहां लोग गैदर होते हैं, वहां वर्बल कमेंट करते हैं, बोलकर कमेंट करते हैं। तो ये फिजिकल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। नॉन वर्बल का मतलब आप कुछ गलत एक्टिविटी करके आप उसको बोल सकते हैं, तो वो भी क्या है? नॉन वर्बल है, लेकिन है क्या? हरासी है, हरासमेंट ही। इट इंक्लूड्स एक्शन लाइक इनएप्रोप्रिएट टचिंग, सजेस्टिव कमेंट्स और इवन टीयरिंग, है ना। इस तरह की बातें अगर की जाए तो ये सारे एक्शंस कहलाते हैं, उसको हरास किया गया। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हरासमेंट को, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर। पहला क्या है कि इफेक्ट्स ऑन विक्टिम्स। अगर कुछ होता है तो विक्टिम क्या होती है, पीड़ित होता है या पीड़िता होती है, उनके ऊपर क्या असर होता है। सेक्सुअल हरासमेंट कैन हैव लॉन्ग टर्म इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल इफेक्ट्स ऑन द विक्टिम। क्या होता है कि जो विक्टिम होता है ना, उसके ऊपर इमोशनल, मेंटल और फिजिकली बहुत दिनों तक इसका रहता है।
वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाती हैं, कैन लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा होता है तो वो क्या खो बैठती हैं, तो एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी समझ, अचानक से कुछ अजीब सा फील होने लग गया है ना, जो उनको बहुत अनकंफर्ट कर दे रहा है, तो एंजाइटी यानी उत्तेजना टाइप से, ठीक है। डिप्रेशन मेंटल एक्सप्रेशन है, वो डिप्रेस हो गया, हतोत्साहित हो गया है बहुत। एंड अ लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उनका आत्मविश्वास बहुत ही कम हो गया। ये सारी चीजें होती है ना। वर्क प्लेस एंड स्कूल सेटिंग्स, मेनी केसेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट हैपन वर्क प्लेसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बहुत सारे केसेज जो है ज्यादातर कहाँ होते हैं, हाँ वो काम करती हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, where the victim might feel scared to speak up due to fear of retaliation or job loss। वहां वो इसलिए नहीं बोल पाते स्कूलों में, कहीं उन्हें स्कूल से निकाल न दिया जाए, या फिर जहां वो काम कर रहे हैं वहां से उनको फायर न कर दिया जाए, है ना। उनसे एक बार अगर कंप्लेन आपने किया तो हो सकता है कि कंपनी वाले जो अपर लेवल पे लोग बैठे हैं, जो मैनेजरियल लेवल पे लोग बैठे हैं, वो ये ना समझें कि हमारे कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है और आपसे वो बदला लें कि आपने ऐसा कंप्लेन क्यों किया। ये तो अक्सर बातें होते रहती हैं। अगर इस तरह की बातें जब होती हैं तो यही इन चीज को और ज्यादा प्रोवोक करता है, उनको और ज्यादा हिम्मत देता है कि किन्हीं के साथ हरास किया जा सकता है। अगर लोगों ने सही तरीके से अपोज करना शुरू कर दिया ना, तो ये चीजें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही लोग इसको इग्नोर करना शुरू करते हैं और ये मान लेते हैं कि ये तो थोड़ी थोड़ी बातें होती, ये सबसे बड़ा इशू है, ये चीज नहीं रुकने का, ठीक है। अब सारा कुछ इसमें मेंशन कर सकते हैं, मैं सारा कुछ बोल सकता हूं, मेरा एक्सपीरियंस रहा कॉर्पोरेट में, ये सारा कुछ जो है वो होता है, हर जगह होता है, ठीक है। आप कभी कभी, जैसे हम लोग तो बिल्कुल यहाँ से है, बिहार से, तो प्योर बिहारी हैं भाई, ये चीज नहीं बर्दाश्त करते कि किसी के साथ कुछ किया जाए। दिल्ली में मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं एक बार पहली बार जब गया दिल्ली, तो वहाँ बस से ट्रेवल कर रहा था, तो एक लड़का था, वो एक गर्ल को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि हम लोग बैठे थे, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं उस समय, हमारी भी गलती थी, लेकिन रहा नहीं गया। मैं पीछे बैठा था, मेरा एक फ्रेंड आगे बैठा था, वो उस चीज को देख पा रहा था, मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि आगे क्या हो रहा है। वो उठा, वो भी बिहारी, वो कहाँ का, तो सहरसा का मेरा फ्रेंड, ने उसे मारना शुरू कर दिया। फिर मैं भी गया कि क्या हुआ भाई, बोला ये ऐसा ऐसा कर रहा है। फिर हमने भी पकड़ लिया, क्या करना था। तब जाकर के बाकी लोग भी आए, बाकी लोग भी भरे पड़े थे, तो लोग ये देख रहे थे, वो भरे पड़े थे। बात होती है बस एक को अपोज करने की, फिर साथ में सारे लोग आते हैं। तो आप भी तो ये हिम्मत दिखा सकते थे ना, तो हिम्मत दिखानी बहुत जरूरी है, हिम्मत दिखाया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लीगल प्रोटेक्शन, लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स। कहा जाता है कि इनके जो लॉ बनाया जाए अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, ये प्रत्येक लोगों के लिए इस तरह का लॉ बनाया जाना होगा, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर विक्टिम्स टू नो देयर राइट्स एंड रिपोर्ट हरासमेंट व्हेन इट अकर्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विक्टिम को उनके अधिकारों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में तो मालूम होना चाहिए, उनको अवेयर होना चाहिए, ताकि जब भी उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उसका रिपोर्ट बिना शक के, विदाउट एनी हेजिटेशन, वो उसका रिपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रिवेंशन, कैसे इसको रोका जा सकता है। अवेयरनेस, एजुकेशन एंड क्लियर रूल्स इन वर्क प्लेसेस एंड स्कूल्स कैन हेल्प प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट। क्या है अवेयरनेस, को जागरूक करके, उनको एडुकेट करके, एडुकेट करने से मैंने पहले बताया कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, लोगों के प्रति एक पॉजिटिव बिहेवियर अपना आ जाता है, ठीक है। वो एडुकेट करके, ये रूल्स इन वर्क प्लेसेस एंड स्कूल, हर वर्क प्लेस पे, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कोई भी छोटी छोटी जगह हो, हर जगह ये एकदम क्लियर कट रूल होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो, ऐसा होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, आपको जेल भेजा जा सकता है, आपको लाइफ में कभी भी जॉब नहीं मिल सकता कहीं भी, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होगा, ये उतना ही ज्यादा प्रिवेंट
किया जा सकता है ना। तो वर्क प्लेसेस में, स्कूल में, और ये से रोकथाम किया जा सकता है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट बाउंड्रीज एंड इंश्योर अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर ऑल। प्रत्येक को ये चाहिए कि हर किसी का बाउंड्री का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाउंड्री का क्या मतलब है, उनका एक दायरा है ना, वहां उन करना चाहिए, जैसे मर्जी वो रहे, हमारा कोई हक नहीं है उनके ऊपर कमेंट बोलने का, ठीक है। तो ये हर किसी के मालूम होना चाहिए। हाँ, कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि मस्ट वर्क टुगेदर टू स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट एंड सपोर्ट विक्टिम्स। हम लोग को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, और जब भी अगर किसी के साथ मतलब इस हरासमेंट को रोकने के लिए हम लोग को मिलकर काम करना चाहिए, एक जगह काम करना चाहिए सब कुछ। और उनको जो भी विक्टिम हुए हैं तो बिल्कुल तो एक सपोर्ट से खड़े होना चाहिए। जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो उससे मूव ऑन कर पाते हैं, ठीक है। सारी बातें थी सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर। आप से बिल्कुल 2 बार 4 बार 5 बार अच्छे से पढ़ा कीजिए, और कहाँ से बिगनिंग हो मैंने आपको बता दिया है पहले ही, तो वो चीजें क्या कीजिए। आज का ये टॉपिक भी अपना सेक्सुअल हरासमेंट आपका और हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चे क्या, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या है कि लेटर टू डायरेक्टर ऑफ ए कोचिंग सेंटर फॉर कोचिंग फॉर टफेल कंपटीशन। टफेल एक एग्जामिनेशन होता है बच्चे, जैसे यहाँ कोई भी एग्जामिनेशन हम लोग नाम लेते हैं, जैसे नीट हो गया, जेईई मेंस हो गया, एडवांस हो गया, वैसे एक टफेल एक लैंग्वेज पेपर होता है यूएस स्टडी वगैरह के लिए। मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज तो नहीं है। चलिए, तो एक लेटर लिखना है एक डायरेक्टर को, और दूसरा लेटर है लेटर फ्रॉम अ कंपनी फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। कहने का क्या मतलब कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या फिर किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो दोबारा उसको रिन्यूअल के लिए बोला जा सकता है। तो कुछ आप ये लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले वाले से हम लोग बात करने जा रहे हैं, ऐसे ही आ गया फ्रॉम XYZ, सबसे ऊपर के नीचे कड़वाग पटना बिहार के नीचे देखिए, आप किसी को अगर बोल रहे हैं टफेल कोचिंग को, तो अपना ईमेल आईडी भी दे दिया कीजिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे, सारा एक दूसरे के नीचे आएगा बच्चे। ये इधर आ गया है, कुछ मिस हो जाता है फॉन्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। डेट दे दिया हमने, में है द डायरेक्टर ये आपकी पाठशाला जाना चाहिए पटना, उसके नीचे पटना से लेकर बिहार तक ये साथ नीचे आना चाहिए। सब्जेक्ट है बच्चे रिक्वेस्ट फॉर टफेल कोचिंग, रिक्वेस्ट फॉर टफेल कोचिंग, ठीक है, नहीं आना चाहिए। इस हो गया ना, 2 यहाँ आना चाहिए था जो यहाँ आ गया है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग अबाउट टफेल कोचिंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट योर सेंटर। ये उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, और मैं ये आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं इंक्वायरी चाहता हूं टफेल कोचिंग लेकर जो आपने ऑफर किया है कि आप शुरू करने वाले हैं। आई एम कीन प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग टफेल एग्जाम। मैं इसके लिए बहुत ही उत्सुक हूँ प्रिपरेशन को लेकर, एंड वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन एंड एनी द रिलेवेंट डिटेल्स। और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं चाहता हूं, जैसे उसके स्ट्रक्चर क्या है, फी क्या है ना, उसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एंड होप टू ज्वाइन द प्रोग्राम। मैं आपके रिस्पॉन्स का, आपके रिप्लाई का बेसब्री से इंतजार करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि मैं जल्दी ही प्रोग्राम को, उस बैच को, उस क्लास को ज्वाइन कर सकूं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। ये यहाँ आना था, यस सर, फिर मैडम।
यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सिंसियरली हमने लिखा है सिंसियरली, हाँ वालों का नाम। पीडीएफ जो दिया जाएगा उसमें बिल्कुल ये करेक्ट फॉर्मेट में लिखा होगा, यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है फॉन्ट को लेकर, ठीक है। चलिए कंप्लीट हुआ। बच्चे सेकंड है आपका, हाँ एक कंपनी दूसरे कंपनी को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिख रहा है। देखिए मैंने जिस कंपनी से मैंने लिखा है, मेरी कंपनी मान लिया जाए कि ये है ना क्लीन टेक को, बस एक नाम सा एक है, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। कहाँ है तो नोएडा एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर अपना कर देना है। किस तरीके से मेंशन करना है मैंने आपको इससे पहले वाले में बता चुका हूँ कैसे कैसे करना है। तो +91 बाद कुछ भी यहाँ दे सकते हैं, 9 के बाद ऐसे ऐसे कर दीजिए, स्टार स्टार स्टार, और हो गए तो 7 को ये 4 को छोड़ देना है, 5 को 2 डिजिट और दे देना है 91, ठीक है, ताकि लोग को लगे कि मोबाइल नंबर बिल्कुल सही दिया गया है मोबाइल नंबर, ठीक है। अब जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, मैनेजर है किस कंपनी में, तो डेल्टा इंफ्रा में। कहाँ है ये, तो खेरी में, और खेरी मुंबई में है, ठीक है। आप इनको लेटर लिख रहे हैं, मैं ये हूँ और इनको मैं लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, प्रपोजल फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने कह दिया क्या, AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ABC, ठीक है। प्लीज ऑफर an annual maintenance contract AMC for the cooling system supplied by your company। हम लोग इसके मेंटेनेंस के लिए आपको ये लिख रहे हैं, आपने हमें प्रोवाइड किया है, जो सप्लाई दिया है। दिस कॉन्ट्रैक्ट विल कवर रेगुलर मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ योर। आपने जो दिया है ये इसका एनुअल मेंटेनेंस दिखेगा और रिपेयर काम भी देखेगा, सपोर्ट करेगा। आवर AMC सर्विसेज आर डिजाइन प्रोवाइड विद पीस ऑफ माइंड एंड रिड्यूस एनी पोटेंशियल डाउन टाइम। प्लीज लेट अस नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आपको लगता है कि ये लेना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको ये इस तरह का मेंटेनेंस आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एंड वी विल प्रोवाइड अ डिटेल्ड प्रपोजल, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक डिटेल जो प्रपोजल है वो आपको सेंड कर दूँ। जैसा मोबाइल खरीदते हैं तो आपको बोला जाता है ना, सर इसका मेंटेनेंस का कुछ करा लीजिए, लैपटॉप है इसका वैलिडिटी बढ़ा लीजिए, बाइक है इसका भी कुछ गारंटी वारंटी बढ़वा लीजिए, बोला जाता है ना। सेम चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। चलिए देखिए ये इसके नीचे आना चाहिए था, XYZ द CO, ठीक है। चलिए एक तो हो गया अपना। नेक्स्ट है आपका क्या, ठीक है, हाँ क्या आ गया, है द लास्ट स्ट्रॉ। ये तो सेट नंबर 13 में भी था क्या, वो आखिरी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, कोई इंसान बिल्कुल टूट चुका होता है ना। द लास्ट स्ट्रॉ, द फाइनल प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट कॉजेज someone to lose patience or control after a series of problems। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आए लेकिन वो बिल्कुल हिम्मत के साथ खड़ा रहा, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा आया जिससे इसने उसको क्या किया, बिल्कुल तोड़ दिया। तो एक ऐसा प्रॉब्लम तो आपको तोड़ कर रख देता है, आप वहां से अपना पेशेंस खो देते हैं, आप अपना धैर्य खो देते हैं, तो कहा जाता है, उसी प्रॉब्लम को कहा जाता है द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। हाँ, आफ्टर हिज रिपीटेड लेट अराइवल्स मिसिंग द मीटिंग वाज द लास्ट स्ट्रॉ। वो हर बार तो लेट आता ही था, लेकिन इस बार जो उसने मीटिंग छोड़ा है यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, अब इसके बाद बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, राय का पहाड़ बनाना है। टू exaggerate a small problem or issue and make it seem much more serious than it is। इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल, exaggerate a small problem। exaggerate का क्या मतलब,
बढ़ा चढ़ाकर बोलना, छोटे प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी प्रॉब्लम को या किसी इशू, एंड मेक इट मच मोर सीरियस दैन इट इज, और इस चीज को ऐसा दिखा देना जितना सीरियस वो है उससे ज्यादा सीरियस उसको बता देना। वही कहलाता है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल व्हेन कंप्लेन्ड अबाउट द टिनी स्क्रैच ऑन कार। अरे छोटा सा स्क्रैच आया और उसने बिल्कुल क्या किया, पूरा मोहल्ला ही सर पे उठा, है ना। तो वही है किराए का पहाड़ बनाना। चलिए ठीक है। गो टू एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब ये होता है किसी चीज में ना आपने एफर्ट लगाया है ना, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देना, तो गो द एक्स्ट्रा माइल, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव समथिंग और हेल्प समवन। ठीक है, अतिरिक्त प्रयास करना या उम्मीद से ज्यादा काम करना। द टीचर वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर। ठीक है, कहने का क्या मतलब कि टीचर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा माइल तक जाते हैं ताकि वो जरूरत से ज्यादा वो एफर्ट लगाते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से। चलिए देखिए इडियम्स में कुछ एक एक सेंटेंस खुद भी बनाते चलिए। ठीक है, add insult to injury, make a bad situation even worse by saying or doing something that hurts the person more। गले पर नमक छिड़कना इसी को कहते हैं, है ना, कि दुखती बात को और बढ़ाना। Not only did lose the job, but his boss also added insult to injury by criticizing him in front of everyone। बॉस ने बस उसे जॉब से निकाला ही नहीं बल्कि सबके सामने उसकी बेइज्जती भी की, इंसल्ट भी की। आपका वाइल्ड गूज चेज क्या समझते, व्यर्थ का प्रयास करना, है ना। A hopeless or futile search for something that is very difficult or impossible to find। Okay, looking for a specific book in that huge library turned out a wild goose chase। इतने बड़े लाइब्रेरी में उस को ढूंढना क्या है, तब व्यर्थ की बातें हैं। चलिए अब क्या है, इमिस स्पेल्ड है ना बच्चे, क्या होता है स्पेलिंग, AMAR। हाँ, मिसिबस स्पेलिंग क्या है, MISHIE है, IEOUS। चलिए रेस्टोरेंट, RESTAURANT, रेस्टोरेंट। रेफरेंस में ए नहीं होता है, ई होता है। कंसेंसियस, कंसेंसियस SCIENIOS। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा डिस्क्रिप्टिव आज का टेस्ट नंबर 15 का कंप्लीट। और ये हम लोग थोड़ा बात करने जा रहे हैं हिंदी डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। देखिए क्या है, पहला ही है अर्थ स्पष्ट करते हुए उसे वाक्यों में प्रयोग मिला है। आसमान से गिरना, आसमान से गिरना का क्या मतलब, असफलता या पतन होना। नहीं कहते आसमान से गिरा खजूर पर अटका, कहते हैं ना। आसमान से गिरना का क्या मतलब, असफलता या पतन होना। जैसे हम लोग कहते हैं ना पिछले कुछ सालों में पहली बार देखा गया है कि वह आसमान से गिरा है ना। मतलब पहले वो क्या तरक्की कर रहा था लेकिन अभी वो क्या है, असफल हो गया है और उसका पतन हो गया। अंक भरना का क्या मतलब, गले लगाना या आलिंगन करना। पापा ने मेरे अच्छे मार्क्स देख करके मुझे क्या किया, मेरे अंदर अंक भरा। कहने का मतलब गले लगाया। गर्दन उठाना मतलब विरोध करना या किसी बात का जवाब देना। होता ना कि तुमने मेरे सामने गर्दन कैसे, इसका मतलब है कि उसने आपका विरोध कैसे कर लिया। ठीक है, कोढ़ में खाज होना। देखिए एक तो पहले से कुछ है, जख्म जैसा, घाव जैसा है, उसमें फिर से खुजली होना। कहने का क्या मतलब कि विरोध करना या किसी बात, नहीं ये विरोध करना नहीं होता है। मतलब जो स्थिति है उसको और थोड़ा बदतर बना देना। मतलब एक प्रॉब्लम पहले से है, एक और मुसीबत आ जाना। ठीक है,
छाती पर मूंग दलना, किसी को कष्ट देना या अथवा दुख देना, ये होता है ना। जैसे आपकी सफलता देख आपके पड़ोसी के छाती पर, है ना, लिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। गुप्त रहस्य की बात है, रहस्य होता ही गुप्त है, रहस्य की बात है। मैंने मेरा काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, यह उन्हें समझ में नहीं आएगा, यह उनके समझ में नहीं आएगा। ओके, यह उनके समझ नहीं आएगा। वह जो पुस्तक है गोपाल की है, वह पुस्तक गोपाल की है। यमुना नहीं होता है, यमुना, यमुना का पानी गंदा हो गया है, करेक्ट है। चलिए आगे और क्या है बच्चे। हाँ, जो शत्रु का हत्या करता है क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। देखिए इसको बहुत लोग ध बोलते हैं, आधा ध या आधा घ होता है, शत्रुघ्न। हर काम को देर से करने वाला दीर्घ सूत्री क्या कहलाता है? दीर्घ सूत्री। का अनुभव इंद्रियों को न हो, अतिथि के। का संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। एक स्थान पर टिकने वाला, स्थिर या अचल, स्थिर या अचल कह सकते हैं इसे हम, है ना, एक स्थान पर टिकने वाला। अब है बच्चे अरविंद का समानार्थी, समानार्थी शब्द क्या होगा? अरविंद का मतलब होता है कमल। कमल को और क्या कहते हैं? जलज, नीरज, राजीव, पंकज, कल। ज्यादा हो गया और बताएं? चलिए ठीक है, हमें भी इतना ही पता, और एक दो है। चलिए, मृगेंद्र किसे कहा जाता है? मृगेंद्र का मतलब क्या होता है? शेर। क्या होता है? शेर, जिसको आप सिंह बोलते हैं, सिंह। शार्दुल ठाकुर, है ना, सिर्फ शार्दुल। क्यों कहा जाता है? वन का राजा यानी वनराज। मृगराज, मृगों पर जो राज करता है कहलाता है मृगराज, वही है मृगेंद्र। चलिए, विलोम है, का विलोम है उर्वर का। उर्वर का मतलब उपजाऊ, तो अनुर्वर, अनुर्वर। अवनी, अवनी का मतलब क्या होता है बच्चे? अवनी का मतलब होता ही है क्या? पृथ्वी होता है, पृथ्वी। क्या होना चाहिए? अंबर, अंबर, आकाश, गगन, नभ, है ना। मृदुल, मृदुल का मतलब मधुर, कोमल। क्या होना चाहिए? कठोर। तो आज का आपका सेट 15 का, टेस्ट नंबर 15 का बिहार सिविल कोड मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं के भी हैं, तो आप बिल्कुल सारा कुछ बने रहिए और निरंतर बने रहिए। आपको जो भी पीडीएफ आपको चाहिए होगा वो टेलीग्राम पे सारा कुछ आपको शेयर कर दिया जा रहा। जो कुछ चीजें जो मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ वो उसमें नहीं होता है, तो यहाँ से देख करके उसकी प्रैक्टिस वहाँ किया कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।